गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इसकी एक लाइट ऑन कर देना यार मनीष, है ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, जय श्री कृष्णा, हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बारी मुझे बताएंगे क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो को नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? गुड इवनिंग बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? हैप्पी जन्माष्टमी, राधे राधे। ईश्वर करे श्री कृष्ण जी आपको, मैं आशा करती हूं, खूब सारी बुद्धि, बल, समझदारी दें और अच्छी चीजें करने के लिए आपको मोटिवेट करे, मेहनत करने की आपको बेटा शक्ति दे, मैं ये प्रार्थना करती हूं। और इसी बात के साथ में हम शुरू करते हैं बेटा आज का नया चैप्टर, है ना। आज का दिनांक है 26 अगस्त 2024, 26 अगस्त 2024। और शुरू करने जा रहे हैं बेटा आज हम नया चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। आज है लेक्चर नंबर 1, आज है सिंपल इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स एंड सेक्शन ऑफ मसल्स। मैंने आपको जब एनिमल टिश्यूज पढ़ाया था, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स पढ़ाया था, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि वहां पे जो हमने टाइप्स ऑफ मसल्स पढ़े हैं वो इस चैप्टर में भी दिए हुए हैं, राइट? याद है आप लोगों को? यस, टाइप्स ऑफ मसल्स इस चैप्टर में मेंशन्ड है। उस चैप्टर में डायग्राम बनाया हुआ था, बट इस चैप्टर में थ्योरी में टाइप्स ऑफ मसल्स मेंशन्ड है। तो हम रिपीट नहीं करेंगे उस टॉपिक को, लेकिन मैं आप लोगों को एक बारी क्विकली रिवाइज करवा दूंगी जो हमने पिछली उस चैप्टर में टाइप ऑफ मसल्स जो हमने पढ़े थे। इस चैप्टर में ना बेटा, लेकिन क्वेश्चंस जब आएंगे आपके ये वीकेंड पे वीकली जो टेस्ट होते हैं उसमें जरूर टाइप्स ऑफ मसल से भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वो इसी चैप्टर का पार्ट है, ठीक है। यस, चलिए जी, इसी बात के साथ में आज बिल्कुल लाइट लेक्चर रखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है, बट लाइट है, बट बेसिक्स है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डिपेंड करेगा। लाइट का मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं पढ़ेंगे बेटा, पढ़ना तो है ही, ठीक है ना। तो शुरू करें मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो। यस एवरीबॉडी, होमवर्क दिया था क्या मैंने कुछ? मेरे को याद नहीं है, मैंने कुछ होमवर्क दिया था क्या? बताओ मुझे, क्योंकि काफी टाइम के बाद क्लास हो रही है तो मैं भूल गया हूं। मुझे याद दिला दो, मैं देख लेती हूं मैंने तुम्हें कुछ होमवर्क दिया था क्या। अरे कहाँ है मेरे बच्चे? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन क्या दिया था? यस बोल रहे हो, चेक कर लेती हूं। ओ, कुछ क्वेश्चंस जो बचे हुए थे, अच्छा कुछ क्वेश्चंस जो बचे हुए थे वो ना, वो मैं लेके आना भूल गई बेटा, माफ कर दो माफ कर दो। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने कुछ 8 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चंस बचे हुए हैं ना। कोई बात नहीं, तुमने कर लिए है ना, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, ठीक है। 8 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उसको कर लेंगे, तुसी लोड ना लो। ओके ओके, चलो शुरू करते हैं बेटा। अरे कोई नहीं बेटा, कल कर लेंगे, ठीक है, कल कर लेंगे। आज शुरू करते हैं बेटा इंट्रोडक्शन। लोकोमोशन एंड मूवमेंट है चैप्टर का नाम, लोकोमोशन एंड इट्स मूवमेंट, एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। आप 2 से 3 सवाल इस चैप्टर से उम्मीद कर सकते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन से कई बार कंबाइंड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। तो आज हम बिल्कुल बेटा सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल प्यार प्यार से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी को लेके चलेंगे साथ में बेटा। हेडिंग डालेंगे चैप्टर का, आप नाम खूबसूरत मतलब हैंडराइटिंग में लिखिए, लोकोमोशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, अच्छी तरीके से लिखिए। और हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। देखो, शुरू करने के लिए इस चैप्टर में 2 शब्द दिए हुए हैं। एक शब्द दिया हुआ है बेटा लोकोमोशन, एंड एक चैप्टर दिया हुआ है मूवमेंट। प्रणाम बेटा, आइए 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 आइए। क्या हुआ, इतना दुखी क्यों हो रहे हो तुम लोग? एक है लोकोमोशन वर्ड, एक है मूवमेंट वर्ड।
तो बताइए क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है लोकोमोशन का, क्या अर्थ होता है मूवमेंट का, क्या ये दोनों सेम चीजें? क्या इसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था कि उस चैप्टर में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे याद नहीं आ रहा। जब आप मूवमेंट की बात करते हैं तो क्या मूवमेंट लोकोमोशन ही होता है, क्या लोकोमोशन मूवमेंट ही होता है? दोनों सेम होता है, दोनों डिफरेंट होते हैं, या तो डिफरेंट होता है तो कैसे डिफरेंट होता है? नहीं बताया? अच्छा चलो अब मैं तुम्हें एक्शंस करके बताती हूं तो आप मुझे बताना, फिर हम चैप्टर के अंदर पहुंचेंगे। पहले चैप्टर के शब्द का मतलब देखते हैं। चलो ये जो मैं कर रही हूं बेटा, ये क्या है? ये क्या है? जल्दी बताओ ये क्या है? अभी जो मैं कर रही हूं ये लोकोमोशन है या मूवमेंट है? अभी जो मैं कर रही हूं ये लोकोमोशन है या मूवमेंट है? दिस इज सिंपल मूवमेंट। मूवमेंट इज द चेंज इन द पोस्चर। ये भी पोस्चर में चेंज हुआ, ये भी पोस्चर में चेंज हुआ, ये भी पोस्चर में चेंज हुआ, ये मैं मूवमेंट कर रही हूं। मूवमेंट, अगर ऐसी किसी भी मूवमेंट से मेरी पोजीशन चेंज हो जाए, मेरी पोजीशन चेंज हो जाए तो फिर बेटा क्या हो रहा है? लोकोमोशन। ठीक है, एनी मूवमेंट दैट कैन चेंज माई पोजिशन, दोज मूवमेंट्स आर कॉल्ड एज लोकोमोशन। मूवमेंट अगर आप शब्द यूज कर रहे हो तो सिंपल चेंज इन द पोस्चर, एंड लोकोमोशन आप बोल रहे हो एनी मूवमेंट दैट विल चेंज योर पोजीशन। समझ में आ गई बात? क्या बोला मैम ने? पहले तो इस चैप्टर में दिए हुए इन दो शब्दों का मतलब हमें पता होना चाहिए। जब मैम कह रही है बेटा मूवमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, बट एकदम सेम नहीं है, पर एक दूसरे से रिलेटेड डेफिनेटली है। चेंज इन पोस्चर, चेंज इन पोस्चर। और जब आप कह रहे हैं मेरे प्यारे सपोलो लोकोमोशन, जब आप कह रहे हैं लोकोमोशन, तो आप लोकोमोशन के बारे में लिखेंगे मूवमेंट्स दैट चेंजेस दी पोजीशन। ऐसी कोई भी मूवमेंट बेटा जिससे पोजीशन चेंज हो जाए वो मूवमेंट कहलाती है लोकोमोशन। ऐसी कोई भी मूवमेंट बेटा जिससे पोजीशन चेंज हो जाए वो कहलाती है लोकोमोशन। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, इज इट ट्रू और फॉल्स? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, ट्रू और फॉल्स? ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, इज इट ट्रू, इज इट फॉल्स? ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। अच्छा चलिए फिर दूसरे स्टेटमेंट का भी बताइए, ट्रू है या फॉल्स है? ऑल मूवमेंट्स आर लोकोमोशंस। पहले मैंने बोला था ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, आप में से ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं वो वाला स्टेटमेंट ट्रू है। अब दूसरा स्टेटमेंट है ऑल मूवमेंट्स आर लोकोमोशन, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? एक बहुत फेमस कहावत है हमारी इस चैप्टर में, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, ऑल locomotions are movement, but all movement are not locomotion, are not locomotion। ध्यान दीजिए मेरे बच्चे, जल्दी जल्दी ध्यान दीजिए इस पे। यस एवरीवन, मैम ने क्या कहा? मैम ने कहा सारे लोकोमोशंस मूवमेंट होते हैं पर सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते। जो दोनों चीजें मैंने आपसे पूछी थी उसी चीज को हमने एक सेंटेंस के फॉर्म में लिख दिया। सारे लोकोमोशंस मूवमेंट होते हैं ऑब्वियसली,
क्योंकि किसी भी लोकोमोशन को करने के लिए, लोकोमोशन का मतलब है पोजीशन चेंज करना। जब भी मुझे पोजीशन चेंज करनी होगी तो बेटा मुझे मूवमेंट करनी पड़ेगी, है ना। पोस्चर का मतलब क्या होता है मैं बताती हूं। पोस्चर का मतलब क्या होता है मैं बताती हूं। पोस्चर का मतलब है, जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपका पोस्चर ऐसा होता है, फिर 20 मिनट हो जाते हैं, फिर आपका पोस्चर ऐसा होता है, फिर 40 मिनट्स हो जाते हैं, आपका पोस्चर ऐसा हो जाता है, फिर 1 घंटा होते ही आपका पोस्चर ऐसा हो जाता है, और फिर बेटा 1 घंटे 45 मिनट के बाद आपका पोस्चर ऐसा हो जाता है। दिस इज पोस्चर। अब समझ में आया? खुद से रिलेट करो, पोस्चर क्या होता है। दिस इज पोस्चर, ठीक है। तो पोस्चर का मतलब आपकी जो ये पोजीशंस है ना, यहां पे एक ही जगह पे आप जो पोजीशन नहीं, पोजीशन के मामले में फिर तुम समझोगे लोकोमोशन, है ना। आपका जगह नहीं बदला, आपकी जो ये सारी बेटा वो है ना पोस्चर, इसको पोस्चर बोलता है। एग्जैक्ट हिंदी शब्द क्या है ये मुझे नहीं पता, पर मैं आपको समझा पाई आई थिंक, है ना। यस, समझ में आ गई बात। हाँ, अगर ऐसा किया ना तो फिर बेटा नॉट इन योर क्लास, मेरी क्लास में तो बेटा सामने होते तो पिटाई पर जाती है ऐसी पोस्चर चेंज करते तो, ठीक है ना। किसी भी क्लास में नहीं होनी चाहिए ऐसी पोस्चर चेंज। सारी क्लासेस को उतने इंटरेस्ट से देखा करो कि पोस्चर हमेशा ऐसा ही रहे। हाँ, थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे हो जाता है, वैसे तो ऐसे करके नहीं बैठना चाहिए, पता है स्पाइन के लिए अच्छा नहीं होता बेटा, इसलिए हमेशा बैक स्ट्रेट करके बैठना चाहिए। और अगर तुम्हें लगता है तो तुम सपोर्ट लेके बैठो, इसलिए बोलते हैं बिस्तर पे बैठना नहीं चाहिए। बट खैर, तुम्हें जैसे पढ़ाई करनी है बेटा पढ़ाई करो, पहले तो पोस्चर तो तुम ठीक कर लोगे, पर पहले तो पढ़ाई कर लो, है ना। पता चला टेबल चेयर पे तो बिठा दिया पर पढ़ तो तुम कुछ नहीं रहे हो, तो उसका मतलब नहीं है। समझ में आ गई बात? यस। हाँ, अभी सुनो, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। सारे मूवमेंट लोकोमोशन थोड़ी होते हैं, ये भी तो मूवमेंट है। पर इस मूवमेंट से मेरी पोजीशन चेंज हुई क्या? नहीं ना बेटा। सिर्फ उन्हीं मूवमेंट्स को आप लोकोमोशन बोल सकते हो जिन मूवमेंट से पोजीशन चेंज होती है। तो आई होप तुम्हें ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी कि क्यों मैंने बोला कि सारे लोकोमोशंस मूवमेंट होते हैं, क्योंकि सारे लोकोमोशंस को करने के लिए मूवमेंट तो करनी ही पड़ेगी, बट सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते। सिर्फ वही मूवमेंट लोकोमोशन होंगे बेटा जिनसे पोजीशन चेंज होती है। यस एवरीवन, डन 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 डन। अब बेटा दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं मूवमेंट का कुछ जनरल एग्जाम्पल देती हूं, और फिर बेटा यार पानी भिजवाना था ना, और मैं आपको बताती हूँ ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं है। जैसे एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में ही कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, पहले बेसिक्स बता रही हूं और फिर बेटा मैं आपको क्या बताऊंगी, टाइप्स ऑफ मूवमेंट पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि यार एक दूसरे से बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अलग है, और यार अलग अलग एनिमल्स बेटा अलग अलग टाइप की मूवमेंट करते हैं अलग अलग नीड के हिसाब से, और बेटा जैसी जगह पे वो रह रहे हैं, जैसा कंडीशन उनका डिमांड कर रहा है, उसके अनुसार उनके पास बेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी मदद से वो मूवमेंट या लोकोमोशन कर पाए। जैसे अगर हम अपनी बात करें, देखो हम अपनी बात करते हैं क्योंकि हम सबसे ज्यादा अपने आप से रिलेट कर सकते हैं। हमारे पास मसल्स है बेटा और हमारे पास बोन्स है। इस चैप्टर में मेनली आपको इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना भी है, द मसल्स एंड द बोन। द चैप्टर इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट हाफ इज मसल्स, सेकेंड हाफ इज बोन्स। पूरे चैप्टर में आपको इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है। तो जब आप बोल रहे हैं कि आप मूवमेंट कर रहे हैं या आप लोकोमोशन कर रहे हैं, तो आप अपने मसल्स का यूज कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज मस्क्यूलर मूवमेंट। आपकी बॉडी का 45 से 50% जो वेट होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द मसल्स। तो व्हाट यू आर डूइंग अ मस्क्यूलर मूवमेंट। मसल्स की मदद से मूवमेंट करना, मस्क्यूलर मूवमेंट। समझ में आ रही है बेटा बात? यस। वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर हम मस्कुलर मूवमेंट कर रहे हैं। मसल्स की मदद से केवल आप मूवमेंट थोड़ी कर रहे हो, मसल्स की मदद से आप लोकोमोशन भी कर रहे हो। तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जो आपको मूवमेंट के साथ साथ लोकोमोशन में भी मदद करते हैं। अब मैंने तो अपनी बात कर ली या हमारी बात कर ली, हम तो बड़े हायर ऑर्गेनिजम्स है, तुम एकदम लोअर ऑर्गेनिजम्स में जाओ बेटा। पैरामीशियम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, यहीं पे नीचे बेटा लिखना, ठीक है। जैसे पैरामीशियम की एनसीईआरटी ने बात की है, पैरामीशियम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हाँ या ना। पैरामीशियम का स्ट्रक्चर भी बनाते आ रहे हो बेटा। पैरामीशियम में जैसे आप ऐसा सा एक स्ट्रक्चर बनाते हो बेटा, है ना।
तो इसके पास होते हैं सीलिया। पढ़ा है पैरामीशियम के चारों ओर होता है सीलिया। यस, दिस इज द सीलिया। चारों ओर सीलिया होती है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सीलिया इनमें मूवमेंट में हेल्प कर रही है। सीलिया इनमें मूवमेंट में हेल्प करती है बेटा। सीलिया इनमें लोकोमोशन में हेल्प करती है बेटा। एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि ये फूड को कैसे सीलिया की मदद से अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। इनके पास बेटा एक होता है साइटोफैरिंग्स नाम का एक स्ट्रक्चर, जैसे कि ना आपने पढ़ा होगा, इनके पास होता है बॉडी में साइटोस्टोम, साइटोस्टोम से निकला हुआ होता है साइटोफैरिंग्स, है ना, बॉडी में जहां से खाना अंदर आएगा। इससे मैंने इस ओपनिंग को मैंने बोला साइटोस्टोम। साइटोस्टोम से होता हुआ साइटोफैरिंग्स में फूड मूव करता है। तो एनसीईआरटी ने ये बात लिखी हुई है दैट विद द हेल्प ऑफ सीलिया द फूड मूव्स इनटू द साइटोफैरिंग्स। फेरिंग्स, एनसीईआरटी ने यह बात बहुत क्लियरली लिखी हुई है बेटा कि फूड जो होता है, देखो कितने सारे बच्चे आंसर भी दे रहे हैं ना, तो इसी सीलिया की मदद से ये क्या करते हैं बेटा, साइटोफैरिंग्स के थ्रू फूड को एंटर करवा सकते हैं। तो मूवमेंट में भी हेल्प कर रहा है, लोकोमोशन में भी हेल्प कर रहा है। फूड मूव्स, बिल्कुल बेसिक्स बता रही हूं जो बचपन में हम पढ़ते थे। मूव्स with the help of cilia into साइटोफैरिंग्स। पढ़ा है ना बेटा ये बचपन में। एक इसके बारे में एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिया हुआ है बेसिक समझाने के लिए। ठीक है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल दिया हुआ हाइड्रा का। कोई मुझे बताएगा हाइड्रा किस फाइलम से बिलोंग करता है? यस, अरे साइटोस्टोम भी बोलते हैं। अब मुझे यह बताओ, हाइड्रा, सीलेंट्रेटा में आप हाइड्रा के बारे में पढ़ेंगे, है ना। सीलेंट्रेटा के में आप हाइड्रा के बारे में पढ़ेंगे। सीलेंट्रेटा में जो हाइड्रा होता है, ये हाइड्रा के पास होते हैं टेंटिकल्स। मैं आपको एनिमल किंगडम में सीलेंट्रेटा नीड एरिया नाम का एक फाइलम पढ़ाऊंगी। उसमें एक एनिमल है बहुत फेमस, जिसका नाम आप सबने सुना होगा, जिसे बोला जाता है हाइड्रा। हाइड्रा अपने टेंटिकल्स का इस्तेमाल करता है। टेंटिकल्स की मदद से बेटा वो क्या करता है, मूवमेंट भी करता है। टेंटिकल्स की मदद से वो लोकोमोशन भी कर सकता है। पहले आप मुझे बताओ कि आप लोगों ने इतना लिख लिया है? टेंटिकल्स को वो यूज करता है लोकोमोशन करने के लिए, और टेंटिकल्स से वो मूवमेंट भी कर रहा है। प्रे को कैप्चर कर रहा है। प्रे का मतलब होता है, प्रे और प्रीडेटर सुना है? प्रे होता है जो आपका खाना है, आपका जो खाना है, आप जिसका शिकार कर रहे हो वो आपका प्रे है, और जो शिकारी होता है उसे प्रीडेटर बोला जाता है, उसे प्रीडेटर बोला जाता है। तो हाइड्रा अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए भी अपने टेंटिकल्स का इस्तेमाल करता है। ठीक है ना, ये लिख लिया है बेटा सारे बच्चों ने? बिल्कुल मैं बेसिक से बताते हुए जा रही हूं, ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। फिर हम एक्चुअल टॉपिक पे मूव करेंगे। तो क्या बोला मैंने, इसी में हम लिखते हैं एक एनिमल हाइड्रा के बारे में। हाइड्रा belongs to phylum Coelenterata, belongs to phylum Coelenterata। अब हाइड्रा के पास होते हैं टेंटिकल्स। ऐसे और थोड़ा बेटर बनाते हैं, सिंपल बना लो ऐसे। अब हाइड्रा के पास क्या है,
हाइड्रा के पास है ऐसे टेंटिकल्स। एक तो टेंटिकल्स की मदद से ये फूड को इंजेस्ट करेगा, कैप्चर करेगा, टेंटिकल्स का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा इसके पास, हाइड्रा के पास, जिसे मैंने क्या बोला, जिसे मैंने बोला टेंटिकल्स, है ना। दीज आर द टेंटिकल्स। इस टाइप के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। टेंटिकल्स हेल्प्स इन कैप्चरिंग द फूड। फूड मतलब प्रे, प्रे की बात कर रही हूं। कैप्चरिंग द प्रे, जो उनका खाना है, फूड। एंड ऑल्सो फॉर लोकोमोशन, एंड ऑल्सो फॉर लोकोमोशन। देखा जाए तो कुछ अलग से स्ट्रक्चर्स नहीं है बेटा। देखा जाए जिन स्ट्रक्चर्स ने मूवमेंट में हेल्प करी, उन्हीं स्ट्रक्चर्स ने लोकोमोशन में भी हेल्प करी। यस एवरीवन, यस एवरीवन, है ना। इसको नोट भी करते रहो बेटा, इसको नोट भी करते रहो बेटा। अच्छा, अब इसके अलावा बेटा आपकी बॉडी में कितनी सारी मूवमेंट हो रही होती है बेटा, आप खुद देखो। क्या आपकी बॉडी के अंदर, आपने पैरामीशियम में, आप इसे बनाओ, क्या वो लिखना बाकी है? चलो पहले पिछले का लिख लो, टेक 2 मिनट्स टाइम। लिख लो लिख लो लिख लो भाई, लिख लो लिख लो लिख लो भाई, रो मत, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, लेकिन लिखो। पहले पीछे का लिखो, फिर मैं हाइड्रा वाला भी आपको दे दूंगी, हाइड्रा में भी फिर लिख लेना। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया बेटा कि मूवमेंट और लोकोमोशन कोई बहुत एक दूसरे से अलग चीज तो है नहीं, है ना। वो स्ट्रक्चर्स जो आपके मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो स्ट्रक्चर्स लोकोमोशन में भी हेल्प कर सकते हैं। आपकी बॉडी में भी सीलिया होता है, जैसे आपने पैरामीशियम में पढ़ा, आपकी बॉडी में भी सीलिया है, आपकी बॉडी में भी सीलिया है, आपके फैलोपियन ट्यूब में सीलिया होता है, ट्रेकिया में सीलिया होता है। सीलिया की मदद से बॉडी में भी आप अलग अलग चीजों की मूवमेंट कर रहे होते हैं। जैसे फैलोपियन ट्यूब में एग की मूवमेंट होती है। जब हमने सीलिएटेड एपिथेलियम पढ़ा था ना बेटा, तो हमने सीलिएटेड एपिथेलियम के बारे में एग्जाम्पल में फैलोपियन ट्यूब लिखा था। साइटोफैरिंग्स एक कैविटी है बेटा, जिस कैविटी में ये फूड को लेके आते हैं। पैरामीशियम में साइटोफैरिंग्स एक कैविटी है ना। तो साइटोस्टोम के थ्रू खाना आया साइटोफैरिंग्स में। तो हमारी बॉडी में भी सीलिया होता है बेटा, है ना। सीलिया की हेल्प से मूवमेंट होती है तो सीलियरी मूवमेंट बोलते हैं। मसल्स की हेल्प से मूवमेंट होती है तो मस्कुलर मूवमेंट बोलते हैं। आपकी फ्लैजिला की मदद से मूवमेंट होती है तो फ्लैजिलर मूवमेंट बोलते हैं। अमीबॉइड मूवमेंट भी एक होता है बेटा, अमीबा जैसा करता है। कैसा करता है बेटा अमीबा, बताओ जल्दी से। अमीबा क्या करता है? ये डन हो गया, अब नेक्स्ट पेज में लेके जाऊं। ये डन हो गया, मुझे तब तक आप लोग बताओ, अमीबा भी तो मूवमेंट शो करता है। अमीबा कैसी मूवमेंट करता है? हाँ, अमीबा कैसी मूवमेंट करता है बेटा? हमारी बॉडी में भी कुछ सेल्स होते हैं जो वैसी मूवमेंट को कॉपी करते हैं। स्यूडोपोडिया फॉर्म करता है। एंड व्हाट इज स्यूडोपोडिया? कैसे स्यूडोपोडिया? स्यूडोपोडिया इज फॉल्स फीट। यस, अपनी शेप चेंज करना। अमीबा इस तरीके से बेटा क्या करता है वो? यस, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अपना जो साइटोप्लाज्म है भरा हुआ या प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है, उसके लंबे लंबे एक्सटेंशंस करता है। इसको हमने क्या बोला? प्रोटोप्लाज्म का एक्सटेंशन, प्रोटोप्लाज्मिक या फिर साइटोप्लाज्मिक, सेम बात है। प्रोटोप्लाज्मिक और साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस कर रहे हैं ना बेटा। यस, तो स्यूडो, फॉल्स, पोडिया मतलब अपेंडेज,
एक्सटेंशन ऑफ फीट, फॉल्स फीट, अपना शेप चेंज कर रहा है, प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन करता है, इसी को तो आप स्यूडोपोडिया, हर बार एक नया स्यूडोपोडिया बनता है, हर बार एक नया स्यूडोपोडिया बनता है बेटा। इसी तरीके से मैं आगे आपको लिखवाऊंगी वैसे तो इसके बारे में, इसे अमीबिक मूवमेंट भी कहते हैं। हमारी जो WBC होती है ना बेटा, वो भी इस तरीके की स्यूडोपोडियल मूवमेंट करती है, फॉल्स फीट की यूज करके मूवमेंट करती है, स्यूडोपोडियल साइटोप्लाज्मिक या प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन करती है। इसे बेटा डन 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 कर लो फटाफट से जल्दी 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 डन 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 कर लो जल्दी जल्दी। यस एवरीवन, ये कुछ बेटा देखो आप लोअर ऑर्गेनिजम्स में भी इस तरीके की मूवमेंट होती है, और कुछ ऐसी ही मूवमेंट में हेल्प करने वाले स्ट्रक्चर्स लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, अलग अलग रीजंस की वजह से आपको मूवमेंट और लोकोमोशन करना पड़ता है, ये कुछ बेसिक्स है। हम टाइप्स ऑफ मूवमेंट फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस, फिर हम टाइप्स ऑफ मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। डन 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 डन। ठीक है, एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊं? देखो फर्स्ट पैराग्राफ रीड करो, फर्स्ट पैराग्राफ एनसीईआरटी का क्या कह रहा है? एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ, मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स का सब वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फीचर होता है मूवमेंट करना। ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट एग्जिबिट वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स होती है। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। अमीबा में जो प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग, स्ट्रीम करना मतलब एक्सटेंशन होना, वो जो लंबे लंबे एक्सटेंशंस होते हैं, कुछ माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं बेटा जिनकी मदद से ये करते हैं। जब मैं अभी आपको अमीबॉइड मूवमेंट लिखवाऊंगी तो मैं लिखवाऊंगी इस चीज को बेटा कि माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में, जिनकी मदद से ये एक्सटेंशंस कर पाते हैं। ये जो लंबे लंबे फिंगर्स बन रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म एक्सटेंड हो रहा है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें आप माइक्रोफिलामेंट्स बोलते हैं, उनकी मदद से ये कर पाते हैं। ये मैं अमीबॉइड मूवमेंट में आपको लिखवाऊंगी। ठीक है, it is a simple form of movement of cilia, flagella, tentacles are shown by many organisms. ह्यूमन कैन मूव लिम्स, हम अपने लिम्स को मूव कर सकते हैं। हम अपनी जॉ को, हाँ एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, बिल्कुल सही, हम अपनी जॉज को मूव कर सकते हैं, हम अपनी आईलिड्स को मूव कर सकते हैं, हम अपनी टंग को मूव कर सकते हैं। सम मूवमेंट्स रिजल्ट इन चेंज इन प्लेस और लोकेशन एंड सच वॉलंटरी मूवमेंट्स आर कॉल्ड एज लोकोमोशन। कुछ मूवमेंट से हमारी पोजीशन चेंज हो जाती है और इसी चेंज इन पोजीशन को आप लोकोमोशन कहते हैं। वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, ऑल आर सम फॉर्म ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट्स। ये सारे कुछ ना कुछ जो आप वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग कर रहे हैं, ये लोकोमोटरी मूवमेंट के ही एग्जाम्पल्स हैं। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नीड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग द अदर टाइप ऑफ मूवमेंट्स। बोला लोकोमोशन के लिए जो मूवमेंट, लोकोमोशन जो आप करते हो, लोकोमोशन के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कुछ बहुत अलग स्ट्रक्चर थोड़ी होते हैं मूवमेंट से। जो मूवमेंट करवा रहा है वो लोकोमोशन भी करवाता है। देखो, फॉर एग्जाम्पल इन पैरामीशियम, सीलिया हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफैरिंग्स। सीलिया ने मूवमेंट तो करवाया है, खाने का मूवमेंट करवाया थ्रू साइटोफैरिंग्स। इट ऑल्सो हेल्प्स इन लोकोमोशन, उसने लोकोमोशन भी कराया। हाइड्रा में टेंटिकल्स ने प्रे को कैप्चर करने में हेल्प किया, एक मूवमेंट करवाया। कैन ऑल्सो, अरे फ्लाइंग नलाइको, ओहो। अच्छा एक बात बताओ, बोला है वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग और सम ऑफ द लोकोमोटरी मूवमेंट। हर चीज इसमें लिखा है कि ह्यूमंस,
इसमें ये लिखा है ह्यूमंस लिखा है। खैर तुम तो बेटा हवा में उड़ते ही हो, तुम्हारा हवा में उड़ना अलग टाइप का है। तुम तो अलग ही लेवल की हवा में उड़ते हो। जब नंबर आते हैं तो फिर तुम जमीन के एकदम नीचे हो जाते हो बेटा, बिल्कुल एंटागोनिस्ट, अपोजिट कंडीशन। अरे अदर मैमल्स भी तो होते हैं ना जो हवा में उड़ते हैं। क्या अदर मैमल्स हवा में उड़ने वाले नहीं है? एनिमल किंगडम में पढ़ाऊंगी। मैमल्स तो सब कर सकते हैं, पानी में रहने वाले भी मैमल्स हैं, वेल, उड़ने वाले भी मैमल्स हैं, फ्लाइंग फॉक्स, टेरोपस, ठीक है। रनिंग में भी तुमने अपने आप को अगर सोच लिया, चीता भी तुमसे कई गुना तेज दौड़ता है, समझ रहे हो, उसमें भी उनके मसल्स का इस्तेमाल होता है। तुम अपने आप को सिर्फ यहां पे वॉकिंग में कंसिडर करो भाई, ठीक है ना। चलो इधर आओ। हाइड्रा ने अपने बेटा टेंटिकल्स को कैप्चर, कह रहे मैम हम उड़ भी सकते हैं क्या? टेंटिकल्स, मैं तो सिर्फ अभी मैमल्स की बात कर रही हूं, बाकी तो और भी उड़ने वाले कितने एनिमल्स हैं जो अपने मसल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Hydra can also use tentacles for capturing the prey, use them for locomotion as well. We can use our limbs to change the posture as well as locomotion. हम भी अपने limbs को use करते हैं। limb का मतलब फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब जिनमें मसल्स होती हैं, लोकोमोशन के लिए, posture change करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, यानी कि मूवमेंट के लिए, और लोकोमोशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। The above observations suggest that movement and locomotion cannot be studied separately. The two may be linked by stating all locomotions are movement but all movements are not locomotion. इन ऊपर मेंशन किए गए एग्जाम्पल से, ऑब्जर्वेशन से हमें एक चीज पता चलती है कि हम इन दोनों को अलग अलग नहीं पढ़ सकते, ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है और बेस्ट जस्टिफाइड है। All locomotions are movement but all movements are not locomotion. Methods of locomotion performed by animals vary with their habitat and demand of the situation. जैसे कि मैंने कहा, हाँ वी आर सपोलाज मैम, तुम तो रेंगते हो ना भाई। हाँ, बोला कि जो लोकोमोशन के मेथड्स होते हैं ना मैम, वो वेरी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वेरी कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि वो कैसी जगह पे रह रहे हैं। जैसे सपोले रेंग रहे हैं ना भाई, तो लोकोमोशन का मेथड क्या है, किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हो, वो डिमांड क्या है सिचुएशन की, और वो रहते कहां है, उस पर निर्भर करता है। हाउएवर लोकोमोशन इज जनरली, पर किया क्यों जाता है? इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, मेट, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, और टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज और प्रेडेटर्स। आपने मूवमेंट या लोकोमोशन जो करी, चेंज इन पोजीशन जो किया, क्यों किया? ये आपने खाने की सर्च में किया, शेल्टर ढूंढने की सर्च में किया, ब्रीडिंग ग्राउंड ढूंढने के सर्च में किया, किसी जगह पे एक बहुत ही खराब क्लाइमेटिक सिचुएशन आ गई है, आपने उसको अवॉइड करने के लिए किया, आपके सामने प्रेडेटर आ गया है, प्रीडेटर आ गया है, उससे भागने के लिए किया। समझ गए? तो अलग अलग रीजन से। यस एवरीबॉडी, डन डन डन। एक बार ही थम्स अप दे दो बेटा। फर्स्ट पैराग्राफ एनसीईआरटी का अगर समझ में आ गया हो। फिर एनसीईआरटी ने यहां पे दिया हुआ है टाइप्स ऑफ मूवमेंट, जिन्हें इन्होंने बेटा 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया है, जिसको अभी हम मेनली 3 पार्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये भी बिल्कुल बेसिक्स है। जैसे कि मैंने कहा, इस चैप्टर में बेटा 2 मेन पार्ट्स हैं। एक पार्ट है आपका मसल, आप मसल्स, अभी तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन है, बेसिक्स की, सीलिया क्या हो गई, लोअर ऑर्गेनिजम्स में भी मूवमेंट होती है, मूवमेंट लोकोमोशन एकदम एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं है। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ मूवमेंट बताऊंगी, पर फिर शुरू होगा मसल, स्केलेटल मसल, खासकर उसका सेक्शन कैसा दिखता है, एक्टिन मायोसिन क्या होता है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बॉडी में क्या होता है, पूरा मैकेनिज्म क्या होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स, ये आपका एक पोर्शन है मेजर। फिर है बोन्स। समझ गए? यस एवरीबॉडी। मेट मीनिंग बेटा इन सर्च ऑफ अ पार्टनर फॉर द रिप्रोडक्शन, दैट इज अ मेट। मेट तो बहुत ही कॉमन शब्द है, कौन सी साइंस पढ़ रहे हो तुम लोग? जितने लोगों को मेट का मतलब नहीं पता है बेटा, तो आप बायोलॉजी छोड़ दो। क्या डॉक्टर बनोगे तुम लोग? छोड़ दो भैया, छोड़ दो। हाँ, और यहां पे तो मेट पार्टनर भी लिखा हुआ था, क्लासमेट बोलते हो, क्लासमेट जो आपके साथ क्लास में क्लास शेयर कर रहा है, दैट इज अ क्लासमेट,
द पार्टनर विद whom यू शेयर द क्लास। क्यों कर रहे हो भाई तैयारी? हाँ, डांट पड़ेगी बेटा, अच्छी तरीके से डांट पड़ेगी अगर तुम जबरदस्ती कुछ भी नहीं पता है तुम लोगों को और सिर्फ स्विमिंग के वजह से करते हो। चलो हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। नाउ एज पर एनसीईआरटी हम मेजरली 3 टाइप की मूवमेंट्स पढ़ रहे हैं बेटा। मेजरली 3 प्रकार की मूवमेंट्स होती है, मेनली कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स। मेनली into 3 categories, majorly into 3 categories। ठीक है, नंबर 1 अमीबॉइड मूवमेंट। ये तो आपने अभी भी पढ़ा, अमीबॉइड मूवमेंट। जिस प्रकार से अमीबा मूवमेंट करता है, शेप चेंज करके स्यूडोपोडियल एक्सटेंशन से प्रोटोप्लाज्म के एक्सटेंशंस करके हर बार एक नया बेटा, हाँ वो करके हर बार एक नया स्यूडोपोडिया बना के जो ये मूवमेंट कर रहा है उसी को अमीबॉइड मूवमेंट बोलते हैं। आपके बॉडी के अंदर कुछ सेल्स होते हैं डब्ल्यूबीसी के, डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड मूवमेंट करती है। आपके मैक्रोफाजेस आप पढ़ोगे, फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं बेटा जो फैगोसाइटोसिस करते हैं। मैक्रोफाजेस के बारे में आपने कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा था, तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू में जो आपने मैक्रोफाज पढ़ा था ना बेटा, ये भी क्या करता है, फैगोसाइटिक जो एनगल्फ कर रहा है, इसकी चारों ओर जो कोई भी फॉरेन पार्टिकल है उसको खा लेता है, एनगल्फ कर लेता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। कैसे करता है, उसकी चारों ओर ऐसे स्यूडोपोडियल एक्सटेंशन बना सकता है। प्रोटोप्लाज्म की लंबी लंबी एक्सटेंशंस, प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस, ऐसी ही आपकी डब्ल्यूबीसी और आपके मैक्रोफाजेस बिल्कुल अमीबा जैसे अमीबॉइड मूवमेंट करता है शेप चेंज करके, बिल्कुल वैसे ही आपकी ये सेल्स करते हैं। एग्जाम्पल पूछा जाता है बेटा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में आपने पढ़ा था, टू बी प्रिसाइज, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हम अमीबॉइड मूवमेंट में लिख रहे हैं जस्ट लाइक अमीबा, जस्ट लाइक अमीबा फॉर्मिंग प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस। और ये प्रोटोप्लाज्म की जो एक्सटेंशंस जो ये करता है ना, जिसे आप स्यूडोपोडिया बोलते हो, स्यूडोपोडिया, फॉल्स फीट, ये इन साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट कुछ माइक्रोफिलामेंट की मदद से करता है। अगर ये साइटोप्लाज्म में माइक्रोफिलामेंट्स ना होते तो बेटा ये स्ट्रक्चर्स को बना ही नहीं पाता। तो वो माइक्रोफिलामेंट्स जो एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, मैं आपको एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन के बारे में आगे पढ़ाऊंगी, लेकिन एनसीईआरटी ने यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो एक्सटेंशंस है ये इन्हीं माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से पॉसिबल हो पाता है ना, फॉर्मिंग प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स मेड ऑफ एक्टिन प्रोटीन। पढ़ाऊंगी मैं एक्टिन के बारे में, मेड ऑफ एक्टिन प्रोटीन with the help of microfilaments changing its shape। एग्जाम्पल में लिखो, एग्जाम्पल में लिखो WBCs कॉमा मैक्रोफाज। जितने भी बच्चे बेटा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स नहीं पढ़ के आए हैं, हमने मैक्रोफाजेस के बारे में वहां पे पढ़ाया हुआ है। ठीक है,
वहां पे पढ़ाया हुआ है हमने, ठीक है। देन बेटा हमें क्या पढ़ना है, देन सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट जो होती है दैट इज नंबर 2 सीलियरी मूवमेंट। जब आप सीलिया की मदद से किसी मूवमेंट को कर रहे हो तो वो सीलियरी मूवमेंट हो गई। जब आप स्यूडोपोडिया की मदद से कर रहे हो अमीबॉइड मूवमेंट हो गई। जब आप सीलिया की मदद से कर रहे हो तो सीलियरी मूवमेंट हो गई। पैरामीशियम में होती है, अपनी बॉडी में कहां होती है ये देखना है, क्योंकि आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो। जैसे अपनी बॉडी में मैंने डब्ल्यूबीसी और मैक्रोफाज बताए, वैसे ही आप यहां पे लिख तो रहे हो कि मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ सीलिया, मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ सीलिया, विद द हेल्प ऑफ सीलिया। आपके बॉडी में जहां जहां सीलिया है वहां वहां बेटा आपके पास सीलियरी मूवमेंट होगी। जहां जहां सीलिया है वहां वहां सीलियरी मूवमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारी फैलोपियन ट्यूब में होती है, मैंने डायग्राम बना के भी आपको बताया था। फीमेल की बॉडी में फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट बोलते हैं, तो फीमेल की बॉडी में ये ओविडक्ट से बेटा क्या मूव करती है, फीमेल में एग मूव करती है। ये मैंने आपको डायग्राम बना के भी बताया था कि फैलोपियन ट्यूब से एग का मूवमेंट होता है, ओवा का मूवमेंट होता है। या फिर बेटा हमारी बिल्कुल सही आप बोल रहे हो, ट्रेकिया में भी होती है। हालांकि ट्रेकिया में एग्जैक्टली कौन सी एपिथेलियम होती है वो एनसीईआरटी में है नहीं, इसमें होती है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड, बट स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है ना। इसके अलावा हमारी ब्रोंकियोल्स में भी होती है, बिल्कुल सही, ब्रोंकियोल्स में भी होती है, एक्सेट्रा कर लो। सो वेरेवर यू हैव बेटा सीलिया, और सीलिया की मदद से आप किसी भी चीज को मूव कर रहे हो तो आपकी मूवमेंट हो गई सीलियरी मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट, ठीक है। यस एवरीबॉडी, ठीक है। फिर आप बात करते हो बेटा क्या, हाँ मैम विदांश बेटा मैंने बताया तो था, हाँ हाँ हाँ, एक और बच्चे ने बोला कि मैम आपने बताया था। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, खुशी भी बोल रही है हाँ मैम आपने बताया था। हाँ कुछ बच्चों को एकदम याद भी रहता है कि मैम आपने बताया तो था एक बारी क्लास में, पर मैंने ये भी बोल दिया था कि साथ में कि एनसीईआरटी में है नहीं, अतिरिक्त वाला है ना। ईसोफेगस में बेटा कब से सीलिया हो गया, किसके किसके ईसोफेगस में सीलिया है जरा बताना। फिर बेटा हम बोलते हैं नंबर 3 जिसकी मदद से हम मैक्सिमम मूवमेंट कर पाते हैं, दैट इज मस्कुलर मूवमेंट। हम अपने लिम्ब को जो मूव कर रहे हैं, हम अपने टंग को जो मूव कर रहे हैं, हम अपने जॉ को जो मूव कर रहे हैं, हम अपने फेशियल जो मूवमेंट्स कर रहे हैं, वो सारे मस्कुलर मूवमेंट है। मूवमेंट्स विद द हेल्प ऑफ मसल्स, मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ मसल्स, विद द हेल्प ऑफ मसल्स। आप मसल्स का इस्तेमाल करके मूवमेंट कर रहे हैं, सो दैट इज मस्कुलर मूवमेंट, दैट इज मस्कुलर मूवमेंट। एग्जाम्पल में तो बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो बेटा, एग्जाम्पल लिम्ब मसल्स, टंग मूवमेंट, जॉ मूवमेंट, एक्सेट्रा, ETC। मैं एक नोट डाल के आपको फ्लैजिलर मूवमेंट लिखवा दूंगी। हमारी बॉडी में वैसे तो फ्लैजिला आपको नहीं दिखता है, आप सीलिया ही पढ़ते हो, सीलियरी मूवमेंट पढ़ते हो, लेकिन फ्लैजिलर मूवमेंट बेटा हमारे स्पर्म में फ्लैजिला होता है, फ्लैजिलर मूवमेंट होती है हमारे स्पर्म में, फ्लैजिलर मूवमेंट होती है। मतलब हमारा जो ह्यूमन स्पर्म होता है ना बेटा, उसकी जो टेल होती है ना उसमें फ्लैजिलर मूवमेंट दिखता है। उसमें आप अरेंजमेंट देखोगे सेक्शन में तो बिल्कुल 9 जैसे 9+2 अरेंजमेंट फ्लैजिला में होता है ना, वैसा ही होता है। तो ह्यूमन स्पर्म हैज फ्लैजिलर मूवमेंट, अदरवाइज एज सच आप कोई अलग एग्जाम्पल नहीं देखते हो, ठीक है। डन डनाडन डन कर लो, डन डनाडन डन। डन हो जाए तो एक थम्स अप दे देना, फिर मैं आपको ये आगे कराती हूं। नोट डाल के इस बात को हम लिखेंगे।
नोट डाल के इस बात को लिखेंगे, ठीक है। डन। चलो फिर पहले एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। एक नोट डाल के लिखते हैं बेटा, ह्यूमन स्पर्म शोज, ह्यूमन स्पर्म जिसे स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं बेटा, जिसे स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं, ह्यूमन स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ shows flagellar movement, shows flagellar movement बेटा with the help of flagella, movement with the help of flagella, yes। अब कई सारे शायद आपने पढ़े होंगे प्रोटोजोअन्स में फ्लैजिलर मूवमेंट, यस। मिताली बेटा दोनों चीजें करेक्ट है। ऐसे ये वाली कंपैरिजन कौन सी कंपैरिजन होती है? फ्लैजिलर मूवमेंट कैसे दिखाता है? उसकी टेल जो होती है वो फ्लैजिलर मूवमेंट दिखाती है। हाँ, अब मैं पहले बेटा यहां तक की एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊं, ये भी बिल्कुल बेसिक्स चल रहे हैं अभी। अगर इसमें से सवाल है, वैसे इसमें से अभी तक ऐसे कोई बहुत ऐसे मेजर सवाल आए नहीं है, पर बेटा नेवर से नेवर, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है ना। हाँ, एक बार ही पहले मैं ये वाली एनसीईआरटी की रीडिंग भी आपको कराती हूं टाइप्स ऑफ मूवमेंट की, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो, सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट्स 3 मेन टाइप ऑफ मूवमेंट, क्योंकि ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है तो मैंने आपको यही बोला ना, ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है तो हम अपने में मेजरली 3 प्रकार के मूवमेंट्स देखते हैं बेटा। सम स्पेशलाइज्ड सेल इन आवर बॉडी कॉल्ड एज मैक्रोफाजेस एंड ल्यूकोसाइट्स इन आवर ब्लड, ल्यूकोसाइट्स मतलब WBC, सम स्पेशलाइज्ड WBCs and macrophage exhibits amoeboid movement. It is affected by pseudopodia formation. ये कैसे होता है? pseudopodia formation से होता है by streaming of protoplasm like in amoeba. जैसे अमीबा में प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होती है, बिल्कुल उस प्रकार से होता है। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक, साइटोस्केलेटल सेल्स में प्रेजेंट साइटोप्लाज्म में जो एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन द अमीबॉइड मूवमेंट, ठीक है। सीलियरी मूवमेंट अकर्स इन मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल टिब्यूलर ऑर्गन्स व्हिच आर लाइन्ड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम। अगर आप लोगों को याद आ रहा है मेरे बच्चों, तो मैंने कहा था हॉलो ऑर्गन्स, इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स में आपके पास सीलिएटेड एपिथेलियम होती है मेरे बच्चे। तब तूने ध्यान से सुना होता तो अभी तो एकदम करेक्ट बताता। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया इन द ट्रेकिया हेल्प इन रिमूविंग द डस्ट पार्टिकल एंड सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंसेस इनहेल्ड अलोंग विद द एटमॉस्फेरिक एयर। हर चीज का एक पर्पज है। ट्रेकिया जो होता है तुम्हारे कंडक्टिंग जोन में आता था, याद करो ब्रीदिंग में पढ़ा था तुमने, और ब्रीदिंग में तुमने कहा था कंडक्टिंग जोन का फंक्शन होता है बच्चे आपके ह्यूमिडिफिकेशन करना, इनकमिंग एयर को बॉडी टेम्परेचर पे लेके आना, क्लियर इट फ्रॉम द डस्ट पार्टिकल, उसमें म्यूकस चिपकता है डस्ट पार्टिकल में, और सीलिया जो होती है एक डायरेक्शन में बीट करती है और उसको बेटा तुम्हारे एयर को इन प्रकार के चीजों से क्या करती है, उसको क्लियर करती है। सो दैट मूवमेंट इज विद द हेल्प ऑफ बेटा ऑफ कोर्स सीलिया। पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज फैसिलिटेटेड बाय सीलियरी मूवमेंट। क्या मतलब है इसका, जो मैंने आपको ऑलरेडी, अब देखो कुछ बच्चे होते हैं यार वो वाला चैप्टर पढ़ के नहीं आए होते हैं ना, तो हमें बड़ा दुख और दर्द होता है। जैसे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें मैंने ऐसे ही बना के आपको बताया था कि ये ओवा है, ये जो ओवा है ये फैलोपियन ट्यूब से मूव कर रही है, ये हमारी फीमेल की फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट है। तो इसमें क्या है, इसमें है सीलिया,
तो सीलिया की मदद से ये ओवा का मूवमेंट हो रहा होता है। एग्जैक्टली ऐसे ही बताया था मैंने आपको। हमारी लिम्ब का मूवमेंट, हमारी जॉज का मूवमेंट, और तुम्हारे केस में दो चीजें बहुत ज्यादा तेज चलती है। एक तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा चलती है बेटा, और एक तुम्हारी खटखट 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 तुम्हारी ये जो उंगलियां चल रही है, मस्कुलर मूवमेंट ही तो कर रहे हो ना बेटा। सो दिस रिक्वायर्स मस्कुलर मूवमेंट। इसकी वजह से मस्कुलर मूवमेंट की वजह से हो रहा है। द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स आर इफेक्टिवली यूज्ड फॉर लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स इन मेजॉरिटी ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी है, याद है मेरे सपोलो, मैंने आपको उसी चैप्टर में पोथियां 50 बार नहीं लिखनी है कि तुम्हें ही लास्ट में पढ़ने में मौत आए। मैंने आपको बताया था ना कि आपकी मसल्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी। धुंधला धुंधला तुम तो काफी इवॉल्व हो गए हो ना बेटा, जैसे ह्यूमन एवोल्यूशन कई सालों में जैसे हुआ है वैसे तुम्हारा भी इवोल्यूशन हो गया होगा। मैम वो तो हमने अप्रैल में पढ़ा था। मैम कैसी बातें कर रही हो, अभी मैम अप्रैल में पढ़ा था मैम, अभी आप पूछ रहे हो अगस्त मैम सितंबर। हाँ तो बेटा जी वहां हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्शन, आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। जब आप मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हो तो वही पूरा मैकेनिज्म तो इस चैप्टर में पढ़ोगे। कॉन्ट्रैक्ट होती है तो मसल्स छोटी हो जाती है, पता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब मसल्स छोटी हो जाना, ठीक है ना। और उसी प्रॉपर्टी को आप यूज करते हो बेटा अलग अलग प्रकार की चीजों की मूवमेंट या लोकोमोशन करने के लिए, है ना। लोकोमोशन रिक्वायर्स अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मसल्स, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम। आपको लोकोमोशन करना है तो नर्वस सिस्टम का भी रोल है, स्केलेटल सिस्टम का भी रोल है, क्योंकि बोन्स भी तो इन्वॉल्व होती है, बोन्स आपकी हड्डियां, और मसल्स का भी रोल है। और ये तीनों मिलके बेटा आपकी किसी भी लोकोमोशन को मतलब करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट टाइप ऑफ मसल्स, देयर स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्शन, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम। इस चैप्टर में आप टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, मैकेनिज्म पढ़ेंगे उनके कॉन्ट्रैक्शन की, और स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ मसल्स मेरे प्यारे बच्चे प्लीज एनिमल टिश्यू से जाके रिवाइज करेंगे। मतलब क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में अभी, अगर जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा इस चैप्टर से, तो एनिमल टिश्यू में जो बेटा हमने टॉपिक पढ़ा था प्लीज उसको रिवाइज करके आइएगा। मैं आपको अभी क्विकली रिवाइज भी करा दूंगी, बट एनिमल टिश्यू में पढ़िएगा टाइप ऑफ मसल्स। यहां पे भी दिया हुआ है एनसीईआरटी का अगला पैराग्राफ, अगर आप देखोगे तो अगले पैराग्राफ में टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में मेंशन किया हुआ है, बट मैं डायरेक्टली आपको सेक्शन ऑफ मसल्स पढ़ाऊंगी। मैं एक बारी ना आपको दिखाती हूं, देखो मैं क्या बोलना चाह रही हूं। एनसीईआरटी लोकोमोशन एंड मूवमेंट, और फिर मैं आपको क्विकली रिवाइज करा देती हूं। पहले आप मुझे बताइए कोई दुखदर्द समस्या, यहां तक आपको कोई दुखदर्द समस्या तो नहीं बेटा। देखो एनसीईआरटी ने क्या दिया हुआ है, यू हैव स्टडीड इन चैप्टर, जो भी आपको अभी चैप्टर नंबर है, ये मेरे पास पुरानी एनसीईआरटी है, दैट सीलिया एंड फ्लैजिला आर द आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। की सीलिया और फ्लैजिला जो होती है वो आपके सेल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसी की आउटग्रोथ होती है, मतलब उसी से निकली हुई एक स्ट्रक्चर होती है। फ्लैजिलर मूवमेंट हेल्प इन स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ। फ्लैजिलर मूवमेंट आपके स्पर्मेटोजोआ की स्विमिंग के लिए, स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म की जो मूवमेंट होती है। नो मैम, अच्छा दुखदर्द समस्या नहीं है, मैं कह रही हूं नो मैम क्यों लिख रहे हो, अपने ही सवाल भूल गई मैं। तो स्पर्मेटोजोआ की मूवमेंट के लिए अपने अपनी एनसीईआरटी खोलो ना एक बारी प्लीज। इसको मैं लेके नहीं आई हूं क्योंकि इसमें टाइप ऑफ मसल्स दिया हुआ था, बट इसमें एक दो पॉइंट्स है जो मुझे तुम्हें बताने हैं, एक बारी मैं आपके साथ रीड कर लेती हूं, ठीक है। फिर बोला हुआ है मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस एंड इन लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोअन्स लाइक यूग्लिना। जैसे कि मैंने बोला आपने और भी प्रोटोजोआ में फ्लैजिलर मूवमेंट सुनी होगी, जैसे आपको दिया हुआ है यूग्लिना विच इज द क्या बोलते हैं प्रोटोजोअन, इसमें आपको फ्लैजिलर मूवमेंट दिखती है ना। उनमें जो लोकोमोशन होता है दैट इज विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। बट इसमें एक और एग्जांपल दिया हुआ है मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस। तो मैं आपको ये बता दूं कि
क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पर हालांकि मैं एनिमल किंगडम में आपको पढ़ाऊंगी। क्या मैंने आपको कहीं पे बताया है बेटा पॉरीफेरा के इस सिस्टम के बारे में? क्या मैंने कहीं पे इस चीज का जिक्र किया है बेटा? मुझे याद नहीं आ रहा मैंने इसका जिक्र किया है कि नहीं। बेटा पॉरीफेरा एनिमल किंगडम का पहला फाइलम आप पढ़ते हो, इसे स्पॉन्जेस बोलते हैं। जब आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे ना, इनकी बॉडी कुछ ऐसी होती है बेटा, आप चाहो तो बिल्कुल बना लो इससे पहले कि आप मुझसे पूछो, क्योंकि एनसीईआरटी की इस लाइन को मुझे एक्सप्लेन करना है। नहीं बताया मैंने? पॉरीफेरा का नाम लिया है पर वाटर कैनाल सिस्टम नहीं बताया होगा, ऐसा बोल रहे हो? पर मुझे लग रहा है मैंने कहीं पे तो वाटर कैनाल सिस्टम का भी नाम बताया यार, या तो मैंने किसी और बैच में बताया। पॉरीफेरा की बॉडी के बारे में बेटा आप पढ़ोगे, ऐसी सी बॉडी होती है, इसकी बॉडी में बड़े सारे छेद होते हैं। इस छेद से ना बेटा पानी अंदर आता है, क्योंकि ये पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं। इनके चारों ओर बेटा क्या होता है? पानी होता है। इनके चारों ओर क्या होता है बेटा? पानी होता है। मैंने या तो एक्सक्रीशन या तो बॉडी फ्लूइड्स, हाँ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में बताया। वही तो मुझे लग रहा है कि मुझे याद आ रहा है मैंने कहीं तो बताया है, कहीं तो बताया। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में बताया होगा कि ये भी तो लोअर एनिमल्स है ना, तो ये अपने सराउंडिंग वाटर को यूज करते हैं सर्कुलेट करने के लिए, ऐसा मैंने बताया। हाँ, तो इनके चारों ओर क्या है बेटा? इनके चारों ओर क्या है? इनके चारों ओर पानी है। अब पानी के थ्रू ही बेटा दाना पानी, खाना, एक्सक्रीशन, सारी चीजें इसी वाटर के थ्रू होती है। अभी एनसीईआरटी ने ना यहां पे देखो एक लाइन लिखी हुई है, जिसकी वजह से मैं वापस से ये चीज तुम्हें बता रही हूं। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? एनसीईआरटी कहती है कि मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस। तो इनके ना ये मैं कैनाल सिस्टम बता रही हूं। बेसिकली कैनाल सिस्टम इन पॉरीफेरा, इसमें भी फ्लैजिलर सेल्स का यूज हो रहा है। कैनाल सिस्टम इन पॉरीफेरा स्पॉन्जेस, ठीक है? तो ये पानी अंदर आता है बेटा इनकी बॉडी में, और इस पानी के थ्रू ही ना बेटा सारी मूवमेंट हो रही होती है अंदर, क्योंकि इनके अंदर यहाँ पे सेल्स होते हैं जो फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, जिनके बारे में मैं बाद में पढ़ाऊंगी, क्योंकि वो एनिमल किंगडम का पार्ट है, इसका पार्ट नहीं है, इसलिए मैं अभी नहीं बता रही हूं, ज्यादा डिटेल में अभी नहीं बता रही हूं। पर बेसिकली ना बेटा इनका जो पानी है ना चारों ओर, इसी पानी के थ्रू बेटा डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन इनफैक्ट, तो ये पानी की मदद से सारी चीजें हो रही है। पानी अंदर आ रहा है और फिर पानी अंदर सर्कुलेट कर रहा है। अंदर पानी जो ये सर्कुलेट कर रहा है ना बेटा, दिस इज विद द हेल्प ऑफ दीज, ये सर्कुलेट कर रहा है इन सेल्स की मदद से, ये फ्लैजिलेटेड सेल्स की मदद से। इनका नाम, काम, सब कुछ बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी तो क्वेश्चन इतना डीप में आएगा भी नहीं। अभी तो हाँ कॉलर सेल्स बोलते हैं, कॉनोसाइट्स बोलते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अभी तो बेटा ना इसमें से बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन आएगा भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा दिया हुआ था तो मैंने आपको बता दिया। तो ये कॉलर सेल्स में होते हैं बेटा जो फ्लैजिला, उसकी मदद से ये अंदर ना पूरी पानी सर्कुलेट हो पाती है। जब पानी सर्कुलेट होती है तो फिर सारे फंक्शंस बेटा पॉसिबल हो पाते हैं। समझ में आ गई बात? यस। तो हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में अभी नहीं पढ़ेंगे, ये बताया भी था मैंने थोड़ा सा, ठीक है? तो इसको नोट कर लो, इतना सही नोट कर लोगे तो ही काफी है। फिर मैं आपको एनसीईआरटी आगे पढ़ाऊं अगर, तो एनसीईआरटी ने आगे फिर मसल्स के बारे में दिया हुआ है कि मसल्स इज अ स्पेशलाइज्ड मेसोडर्मली डेराइव टिश्यू, और फिर पूरे टाइप ऑफ स्केलेटल मसल्स, टाइप ऑफ मसल्स को डिवाइड कर दिया। तो मैं एक बारी आप लोग को क्विकली इसे रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है? एक बारी क्विकली रिवाइज करा देती हूँ, पहले आप यहां तक करो। हम हेडिंग पता है इसके बाद क्या डालेंगे? हम हेडिंग इसके बाद डालेंगे मसल्स। आप भी डालो हेडिंग, आप डालो मसल्स। एक दो पॉइंट्स तो मैं इसके बारे में रिपीट लिखवा सकती हूं, जैसे कि आप ये लिख सकते हो बेटा कि मसल्स जो होती है मेसोडर्मल ओरिजिन होती है, मेसोडर्मल ओरिजिन होती है। मसल्स कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, मतलब कि जब आप इसको स्टिमुलस देते हो, अपॉन स्टिमुलस दे कॉन्ट्रैक्ट, अपॉन स्टिमुलस दे कॉन्ट्रैक्ट, ये बात लिख सकते हो, है ना? यस, ये बात लिख सकते हो।
साकिब बेटा मेडिजी की चीजें तू यहां पे पूछ रहा है? उसका भी जब वक्त आएगा तो बताऊंगी, ठीक है। एनिमल किंगडम इन मिड टर्म व्हाट शुड आई डू? यार देखो, मैं समझती हूं बहुत सारे लोगों के साथ, अच्छा मैं चलो वंस एंड फॉर ऑल एक बार इसको, व्हाट इज स्टिमुलस बेटा पढ़ना छोड़ दो बेटा, इतनी स्पैमिंग कर रहे हो। पूरा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में स्टिमुलस को इतनी बार एक्सप्लेन किया था, इतनी बार, है ना। इल्मा बेटा नो स्पैमिंग, है ना। तो देखो आप, मैं समझ रही हूँ आपके कुछ चैप्टर्स आपके स्कूल के अकॉर्डिंग थोड़ी सी दिक्कत है आप लोगों को, क्योंकि वो यहाँ के सिलेबस से मैच नहीं कर रहा। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस जो मैं आपको अभी सजेस्ट कर सकती हूँ, लेकिन बेटा देखो, पता है वो फिर ना आप टेम्पररी पढ़ोगे, क्योंकि वन शॉट तो अवेलेबल हैं, मेरे खुद के ही वन शॉट्स हैं और वो अच्छे डिटेल्ड में ही हैं। पर बेटा आप ना इतना फोकस करके 7-8 घंटे के यूट्यूब के लेक्चर्स नहीं देख पाओगे, ठीक है। मेरे खुद के भी लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, पर वो इतने लंबे लंबे लेक्चर्स हैं कि आप उतनी कंसंट्रेशन से सुन ही नहीं सकते 7-8 घंटे में, ठीक है। तो या तो आप वन शॉट देख लो, या तो हमारी यूट्यूब में बेटा या तो आपके पास अगर खजाना होगा तो खजाने में जैसे रेगुलर लेक्चर्स होते हैं उसमें पढ़ाया गया है, तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन है। बाकी तो हम जब पढ़ेंगे डिटेल में तब पढ़ेंगे, अगर आपको मिड टर्म के लिए चाहिए तो आप वैसे पढ़ सकते हो। आपके पास खजाना का ऑप्शन है, आपके पास यूट्यूब में भी फ्री लेक्चर्स है बेटा, उसका ऑप्शन है। आपके पास कई सारे बच्चों के पास बेटा बायोमोलिक्यूल्स मेरे खजाना से पढ़ सकते हो। बायोमोलिक्यूल्स तो मैं कहूंगी कि तुम मेरे लेक्चर से जरूर पढ़ो, क्योंकि मैंने मतलब मुझे लगता है बायोमोलिक्यूल्स आप मेरा लेक्चर आपको देखना चाहिए। बायोमोलिक्यूल्स का यूट्यूब पे आपको मेरा लेक्चर शायद नहीं मिलेगा, बट आपको इस पे मिलेगा, खजाना पे या किसी और बैच का अगर एक्सेस होगा। और आपके पास अगर मेडिजी है तो इससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपके पास नोट्स ऑलरेडी, और मेडिजी में आपके पास एनिमल किंगडम के तो बहुत ही अच्छे, मैं मानती हूँ जेन्युइनली एनिमल किंगडम को इतनी बढ़िया तरीके से क्लासीफाई करके आपको एटलीस्ट एग्जाम में किस तरीके से प्रॉपर्टीज लिखनी है, तो बहुत अच्छे नोट्स आपको मिल जाएंगे। और अगर लेक्चर अटेंड करना है तो मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए बेटा। अब हम एक बार इसको पढ़ लें। लास्ट ईयर आरंभ में है, मेरे पास है क्या मुझे याद नहीं है, मैंने कहीं यूट्यूब में बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाया या नहीं, मुझे याद नहीं है। तुम्हें अगर याद है तो आप देख लो, नहीं तो 2024 के बैचेस से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब सुनो, अब बेटा वापस आओ, टॉपिक पे वापस आओ। जब मैं मसल्स की बात कर रही हूं तो मेसोडर्मल इन ओरिजिन है और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी है। और जैसे कि मैंने बोला कि बॉडी का जो 40 से 50% वेट होता है वो अपनी मसल्स पर डिपेंड करता है, अपनी मसल्स पर डिपेंड करता है। अपनी मसल्स जो है 40 से 50% बॉडी वेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, राइट। नाउ वी हैव 3 टाइप ऑफ मसल्स, जिसको एक बारी बेटा क्विकली रिवाइज करते हैं। यस एवरीबॉडी, आर यू ऑल रेडी? यस एवरीवन, आर यू ऑल रेडी? शिवम कह रहा है कि फुल मसल्स टीच। शिवम बेटा फुल चैप्टर रीड, गो बैक शिवम, गो बैक, हाँ, गो बैक एंड रीड द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, नलाइकी डोंट डू, ओके। मेसोडर्मल ओरिजिन का क्या मतलब होता है ये भी मैंने आपको उस चैप्टर में बताया था, पर आप में से कई सपोले हैं जो नए आए हैं बच्चों, क्या करें आप टीचर्स का और बाकी बच्चों का भी, पर मैं आपको बता देती हूं, है ना। बेटा देखो, इसमें ना गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है, आप अपनी गलतियां माना करो। अगर चैप्टर एक तरीके से पढ़ाया जा रहा है तो उसका रीजन है कि उसे वैसे क्यों पढ़ा रहे हैं। अगर बाकी बच्चे रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं और आप कह रहे हो टाइप ऑफ मसल्स वापस से पढ़ा दो 2 क्लास लेके, तो उन बच्चों का टाइम वेस्ट है। वो सारी चीजों को वापस से बता दो जो पहले पढ़ चुके हैं, तो बाकी जो सिंसियर बच्चे उनका टाइम वेस्ट है ना बेटा। इसको समझा करो, टीचर आपके भले के लिए बोल रहा है बेटा, हमेशा याद रखना, है ना। मैंने बेटा आपको बताया था कि हम जब पहले एक स्पर्म होता है, एक ओवा होता है, वो फ्यूज करते हैं तो बनता है जाइगोट, ठीक है। और फिर जाइगोट डिवाइड करता है 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, बताएंगे ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब आप पढ़ेंगे। अभी तो हमने ओरिजिन की इतनी डिटेल में बात ही नहीं की। आप पहले से बेटा ऐसे बच्चा थोड़ी बन जाता है, तो बच्चा बनता कैसे? एक स्पर्म होता है, एक ओवा होता है, वो फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनता है, फिर वो डिवाइड करता रहता है। हम ना बॉल जैसे दिखते हैं,
तो हमारे पास कुछ सेल्स 3 लेयर्स में अरेंज हो जाती है। एक मेसोडर्म की लेयर होती है, एक एक्टोडर्म की लेयर होती है, एक क्या बोलते हैं एंडोडर्म की लेयर होती है। 3 लेयर्स में आपकी जो सेल्स होती है ना बेटा, बॉल जैसे दिखते हो, 3 लेयर्स में ये अरेंज हो जाती है। आपके बॉडी पार्ट्स इन्हीं लेयर्स से बनते हैं जिन्हें आप जर्म लेयर्स बोलते हो, जो आपकी एम्ब्रियोनिक लाइफ में बनी थी, जब आप मम्मी के यूट्रस के अंदर थे, मम्मी के वूम्ब के अंदर थे। तो जो भी पार्ट्स आपके मेसोडर्म से बने वो मेसोडर्मल ओरिजिन हो गए। तो ये क्या हो गया बेटा, मेसोडर्मल ओरिजिन। ये बेसिक्स में ऑलरेडी आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा चुकी थी, इसलिए इसे बोलते हैं मेसोडर्मल इन ओरिजिन। जो एक्टोडर्म से बने वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, जो एंडोडर्म से बने वो एंडोडर्मल इन ओरिजिन। समझ में आ गई बेटा बात? यस एवरीवन, यस एवरीवन, एक थम्स अप दे दो अगर समझ में आ गया। नाउ वी हैव ऑब्वियसली बेटा 3 मेजर टाइप्स ऑफ मसल्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स वी हैव? We have mainly 3 types of muscles. One is your skeletal muscles, जिसको इस चैप्टर में आपको डिटेल में डिस्कस करना है। स्केलेटल मसल्स, अब हम इसको आपको रिवाइज कराएंगे। सारे बच्चे अपने पुराने नोट्स खोल सकते हो, अगर याद है तो मत खोलो, वैसे खोल सकते हो, आपका ना क्विकली रिवाइज हो जाएगा। और एक होते हैं बेटा आपके कार्डियक मसल्स। ऐसे आपने सारे मसल्स के बारे में पढ़ा था। देयर आर 3 टाइप ऑफ मसल्स। एक पानी भिजवा देना मनीष, अब आया ही है तो एक पानी भिजवा देना। हाँ ये तो लिख लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसके आगे वो नहीं लिखवा रही हूं, सिर्फ आप ये लिख लो, ठीक है? समझ में आ गई बात? 3 मेन टाइप ऑफ मसल्स, इतना तो आप लिख ही लो, मैं इनको क्लासिफाई नहीं करा रही हूं। इनफैक्ट आपके स्मूथ मसल्स को विसरल मसल्स भी आप देखोगे बेटा, इस चैप्टर में कहा भी हुआ है इनको विसरल मसल्स बोलते हैं, ठीक है? यस एवरीबॉडी, जिन भी बच्चों के पास इस चैप्टर का आपके इस बैच का एक्सेस है, वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में जाके अगर उनको नोट्स चाहिए तो उसमें जो भी लेक्चर होगा, लेक्चर 7 या लेक्चर 8, उसमें आप देख सकते हो बेटा, ठीक है? हाँ वेरी गुड, एक बच्चे ने बिल्कुल सही बात कही है, यहां मसल्स में मैम मसल फाइबर का स्ट्रक्चर बताते हैं, बिल्कुल सही। अब बेटा देखो हमारी बॉडी में, अब मैं आपको रिवाइज करा रही हूं, हमारी बॉडी में बेटा 3 मेन टाइप के मसल्स होते हैं। स्केलेटल मसल्स, ये हमारे वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, जो जिनका हमारे पास वॉलेंट्री कंट्रोल होता है, हम सोचे तो हम उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक होता है हमारे स्मूथ मसल्स या विसरल मसल्स, क्योंकि वो हमारे मोस्टली विसरल ऑर्गन्स में होते हैं। जो इंटरनल ऑर्गन्स है ना बेटा, आपका स्टमक हो गया, आपकी इंटेस्टाइन हो गई, आपकी जो विसरा है, विसरल मसल्स विसरा में लोकेटेड होती है, इसीलिए उसे इसलिए उसे विसरल मसल्स बोलते हैं। आपकी स्मूथ मसल्स यूजुअली आपके विसरल ऑर्गन्स में होती है, सो दीज आर द विसरल ऑर्गन्स। कार्डियक मसल्स तो बेटा आपके हार्ट में है, और उन्हीं कार्डियक मसल्स में तो कुछ स्पेशलाइज्ड मसल्स थी जो नोडल मसल्स थी, याद है, नोडल टिश्यू। अब बेटा जब आप मसल्स का सेक्शन देखते हो जो आपने बनाया था, तो आपने उन मसल्स में प्रेजेंट मसल के सेल का स्ट्रक्चर बनाया था। जैसे आप किडनी का स्ट्रक्चर बनाते हो, फिर आप किडनी में बोलते हो कि हमारी जो फंक्शनल यूनिट है ना मैम, वो हमारी है हमारी नेफ्रॉन्स, फिर आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ते हो। तो जब आप मसल को देखते हो, जो मैं अभी आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगी इस स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर, तो आज आप और भी बेहतरीन तरीके से इस चीज को फील कर पाएंगे कि जो आप डायग्राम्स बनाते थे ना बेटा, वो आप इन मसल्स के अंदर की मसल के सेल का डायग्राम बनाते थे। आप नर्वस टिश्यू पढ़ते हो, फिर उसमें आप नर्व सेल के डायग्राम को बनाते हो। नर्वस टिश्यू का एक पार्ट होता है नर्व का सेल, न्यूरॉन। वैसे मसल्स जब आप पढ़ते हो, तो मसल्स जैसे आपकी मसल्स है यहाँ पे, जब आप मसल का सेक्शन करके देखोगे तो मसल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, मसल बंडल्स हैं, मसल फाइबर्स है, मायोफिलामेंट्स है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको अभी बनाएंगे, पेशेंस रखना। तो इसी मसल के अंदर हमारे पास एक सेल होता है बेटा, जो मसल का सेल है, मसल फाइबर है। आपने उसी मसल के सेल को डिटेल में पढ़ा था कि अगर स्केलेटल मसल का मसल सेल होगा, मसल फाइबर होगा, तो वो कैसा दिखेगा। अगर स्मूथ मसल का मसल सेल होगा या मसल फाइबर होगा, वो कैसा दिखेगा। और अगर कार्डियक मसल का मसल सेल होगा या मसल फाइबर होगा, तो वो कैसा दिखेगा। तो कैसा दिखता था बेटा, अब आप इसे बनाना मत, मैं इसे सिर्फ आपको रिवाइज करा रही हूं, ठीक है। जब आप
और स्केलेटल मसल्स को तो अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जब आप स्केलेटल मसल्स की बात करते हो तो उसके मसल फाइबर्स कुछ ऐसे थे, ऐसे का मतलब है सिलिंड्रिकल थे, सिलिंड्रिकल मसल फाइबर थे। स्मूथ मसल के मसल फाइबर कैसे थे, ऐसे फ्यूजीफॉर्म में, मैंने कुछ ज्यादा गंदा बना दिया, ऐसे नहीं, फ्यूजीफॉर्म, ऐसे फ्यूजीफॉर्म, स्पिंडल शेप। और जब आप कार्डियक मसल्स को देखते हैं तो वो ऐसे होते हैं, सिलिंड्रिकल, पर मैंने ऐसे इसीलिए बनाए हैं क्योंकि वो ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। ऐसे बनाया आपने, सिलिंड्रिकल, फ्यूजीफॉर्म यानी कि स्पिंडल शेप, एंड दैट इज बेटा सिलिंड्रिकल। अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, ब्रांच्ड, स्ट्राइएटेड। और आज आप बेटा, आज या कल की क्लास में जब भी, आज आप ये समझ पाएंगे कि इनमें हम ऐसे बैंड्स क्यों बनाते थे। स्केलेटल मसल्स को आप बोलते हैं स्ट्राइएटेड मसल्स। इनमें प्रोमिनेंट डार्क एंड लाइट बैंड्स होती हैं ऑल्टरनेट, प्रोमिनेंट डार्क और लाइट बैंड्स होती है ऑल्टरनेट, ठीक है ना। तो इनको आप स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स बोलते हैं। स्मूथ मसल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। स्मूथ मसल्स को स्मूथ मसल्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनमें ऐसे कोई बैंड्स आपको नहीं दिखते हैं। आप इस चीज को बेटा इस चैप्टर में आज समझेंगे कि ऐसे बैंड्स क्यों दिखते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, यू विल लव दिस टॉपिक, यू विल फॉल इन लव, यू विल अंडरस्टैंड। जब आपको समझ में आती है ना चीजें कि ऐसा क्यों दिख रहा है, अभी तो हमने सिर्फ लिखा था कि बैंड्स दिखती है, पर बैंड्स दिखती क्यों है, ऐसा ऐसा क्यों दिखता है, आप जब उसको फील कर पाओगे यू विल लव दिस बेटा, आई एम प्रॉमिसिंग यू, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। इसमें तो प्रोमिनेंट दिखती है, इसमें भी दिखती है, बट इसमें उतनी प्रोमिनेंट नहीं दिखती है, इसमें हल्की स्ट्राइएशंस दिखती हैं, बट ये भी स्ट्राइएटेड होती हैं, ये प्रोमिनेंट, ये लाइट। इसमें यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन, यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन, इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, और न्यूक्लियस पेरीफ्री पे प्रेजेंट होती है, पेरीफ्री पे प्रेजेंट होती है मतलब साइड्स में प्रेजेंट होती है। जो स्केलेटल मसल्स होती हैं बेटा वो होती हैं आपकी वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम में। आप सोचेंगे तो आप सोच के कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी होती है, कार्डियक मसल फाइबर्स तो बेटा इनवॉलंटरी होती हैं, ठीक है। फिर आप बोलते हैं आपकी जो स्केलेटल मसल्स होती हैं फास्ट कॉन्ट्रैक्शन करती है, रिच ब्लड सप्लाई होती है और इजीली फटीग हो जाती हैं, जल्दी थक जाती हैं। आपकी जो स्मूथ मसल्स होती हैं बेटा ये स्लो फटीग करती हैं, इसमें लेस ब्लड सप्लाई होता है, ये स्लो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। कार्डियक मसल फाइबर्स अबंडेंट ब्लड सप्लाई करती है, इनवॉलेंट्री इनवॉलेंट्री है ना, और कार्डियक मसल फाइबर फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्शन करती है, अबंडेंट ब्लड सप्लाई होती है। इट नेवर गेट फटीग, क्योंकि फटीग हो गया तो कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा, अल्टीमेटली हार्ट फेल और कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, है ना, समझ गए। इसमें आपने एक चीज पढ़ी थी इंटरकैलेटेड डिस्क, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गैप जंक्शंस एंड अडहेरिंग जंक्शंस। इंटरकैलेटेड डिस्क सिर्फ और सिर्फ आपके कार्डियक मसल्स में है, स्मूथ मसल्स में भी नहीं होती, स्केलेटल मसल्स पे भी नहीं होती। स्केलेटल मसल्स की ये सारे एग्जांपल्स है आपके फेशियल मसल्स, लिम्ब मसल्स, या आपकी वॉलंटरी मसल्स है। स्मूथ मसल्स आपकी सीलियरी मसल्स आईज में, आइरिस की मसल्स इंटेस्टाइन में, आपकी ब्लड वेजल्स में, आपके स्टमक में, ये सारी आपकी स्मूथ मसल्स है। कार्डियक मसल्स आपका हार्ट, ठीक है। अब मेरे को एक बात बता दो, ये आपको रिवाइज हो गया। क्वेश्चंस जब इस चैप्टर में आएंगे, अभी तो मैं बार बार बोल रही हूं ये आएगा, सारे जितने भी 2.0 3.0 से अगर बच्चे इस यहां पे पढ़ रहे हैं मेरे साथ बाय एनी चांस, या किसी ने लेट ज्वाइन किया है, तो प्लीज बेटा रेफर टू स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स फॉर दिस, रेफर टू एनिमल टिश्यूज, जहां हमने एनिमल टिश्यूज पढ़ा है, जहां हमने टाइप्स ऑफ मसल्स पढ़े हैं, प्लीज 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 उसको रिवाइज करिए। बिना उसको रिवाइज किए तो कतई आगे मत बढ़ना बच्चों, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू, ठीक है। रिवाइज हो गया, बाकी जितने बच्चों ने बेटा पढ़ा हुआ था आई थिंक नॉस्टैल्जिया हो गया होगा, आप लोगों को थोड़ा बहुत तो रिवाइज हो ही गया होगा, याद आ ही गया होगा, ठीक है। बाकी जितने भी हमारे प्यारे बच्चे किसी भी 2.0 3.0 से हैं या लेट ज्वाइन है हमारे बच्चे, तो बेटा प्लीज उसको इससे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। यस यस
अब बेटा हम पढ़ने वाले हैं स्केलेटल मसल का सेक्शन एंड इट्स सुपर इंटरेस्टिंग। वी हैव ओनली हाफ एन आवर, 1 घंटा 15 मिनट ऑलरेडी हो चुका है बच्चों, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सेक्शन ऑफ मसल पढ़ेंगे, स्केलेटल मसल का सेक्शन देखेंगे, हम स्केलेटल मसल का सेक्शन देखेंगे एंड इट्स वंडरफुल, ठीक है। स्केलेटल मसल्स का इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि भाई ये मेन मसल्स है, तुम वॉलेंट्री कंट्रोल कर रहे हो, तुम्हारी जो स्केलेटल वो है ना बोन्स हैं, ये बोन्स के बिल्कुल करीब होते हैं ताकि तुम लोकोमोशन एंड मूवमेंट कर पाओ, तुम लोकोमोशन एंड मूवमेंट कर पाओ। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बेटा सेक्शन ऑफ मसल। हेडिंग डालोगे सेक्शन ऑफ मसल, हेडिंग डालोगे सेक्शन ऑफ मसल, और इसमें बेटा हम बात करने जा रहे हैं स्केलेटल मसल की, इसमें हम बात करने जा रहे हैं स्केलेटल मसल की, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से आज शुरू कर रहे हैं। वेरी गुड बिंदु, यस रोहित, हाँ हर्ष बेटा, हर्ष बेटा ये कहीं पे लिखा है क्या जो तूने पूछा, वो भी एनिमल टिश्यू में हमने एक्सप्लेन किया है। तो बेटा अब ना आपको लैंडस्केप करने की जरूरत है अपने नोटबुक को लैंडस्केप में ही करके ये वाला डायग्राम बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो एक फ्रेश पेज ले लो, कॉपी को लैंडस्केप में कन्वर्ट कर लो। तो हम लैंडस्केप में हम थोड़ा थोड़ा 3D बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा 3D बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, अरे आप मेरा कमेंट पढ़ो, अशोक बेटा हम सबका कमेंट पढ़ रहे हैं। हाँ बेटा कृष्ण, बेटा सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है बेटा, कैसा प्रेशर डालते हो तुम ये वाला, बताओ कैसे पॉसिबल है। मैम की जगह पे खड़े होके एक बारी देखो। अब बेटा लैंडस्केप में बनाना, क्योंकि ना इसमें हम जो डायग्राम बनाएंगे ऐसे 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 बनाएंगे, ठीक है। तो कृपया करके लैंडस्केप में बनाइए और थोड़ा सा ना बीच में से बनाने की कोशिश करना, क्योंकि फिर ऊपर 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 जाता जाएगा ये डायग्राम। तो हम मसल्स का सेक्शन देखते हैं, स्केलेटल मसल्स की बात कर रहे हैं। सपोज यहां पे हमारे पास मसल्स है, हम इसी मसल का सेक्शन देखेंगे बेटा, बाइसेप मसल्स। ये समझो यहां पे मसल्स है जिसका मैं सेक्शन देख रही हूं, ठीक है। ये क्या है, हमारी मसल्स। हम क्या करेंगे, इस मसल का सेक्शन देखेंगे, क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। आपने इस मसल का सेक्शन किया बेटा, तो जब आप इसका सेक्शन करेंगे अब आपको क्या क्या नजर आ रहा है, दैट्स द पॉइंट। आप जब इस मसल का सेक्शन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या नजर आ रहा है, सबसे पहले वो बनाते हैं। और मैं आपको बताऊंगी कि मैं एग्जैक्टली ऐसा क्यों बना रही हूं। कल मैं देखूंगी, मेरे पास कोई एनिमेशन होगी ना बेटा इससे रिलेटेड, होगी वो मैं आपको कल दिखाऊंगी। आज हम इसकी थ्योरी को पढ़ लेते हैं, बेस क्लियर कर लेते हैं, और फिर मैं आपको इससे रिलेटेड जो एनिमेशन है ना बेटा वो अगली क्लास में दिखा दूंगी, ठीक है। यस, ये आपका होल मसल है। अब समझना बेटा मेरी बात, मैं ऐसा क्यों बना रही हूं, ऐसे समझना। जब हम मसल का सेक्शन कर रहे हैं तो हम मसल का सेक्शन करके उसे अंदर देखो बेटा, जब आप किसी चीज को कट करोगे, फॉर एग्जांपल ऐसे देखो, जैसे समझो ये पूरी मसल थी। अब मेरी बात समझना बेटा, समझो ये पूरी मसल थी, पूरी मसल, मैं मसल के अंदर जाना चाह रही हूं कि मसल के अंदर अंदर क्या है। जैसे कि आप एक पेन को ऑब्जर्व करो, तो मुझे पेन के अंदर अंदर जाना है, क्या है। तो पेन के सबसे पहले समझो कि पेन एक कप बॉक्स में आया है, तो बॉक्स को पहले हटाया तो मुझे पेन मिला। फिर पेन की बाहर प्लास्टिक की बॉडी है, फिर मैंने उसको हटाया तो मुझे रिफिल मिला। फिर जब मैं रिफिल के अंदर जाऊंगी तो मुझे पेन की इंक मिलेगी। आप समझ रहे हो, वैसे ही हम मसल्स की ना लेयर्स में अंदर जा रहे हैं। जैसे आपका प्याज होता है, प्याज का लेयर बाय लेयर निकाल रहे हैं, वैसे ही हम मसल्स की भी लेयर बाय लेयर देखना चाह रहे हैं अंदर क्या है मसल के। तो ये मसल है ना बेटा, मसल, मैंने मसल का सेक्शन किया है। मसल का सेक्शन किया तो इस ग्लास के जैसे इमेजिन करो, इस ग्लास के जैसे इमेजिन करो। जब मैं सेक्शन करूंगी तो क्या मुझे ऐसा ही बेटा गोल दिखेगा आगे से। तो ये वाला जो बनाया हुआ है ना बेटा, ये गोल सा,
ये इसकी सेक्शन को बनाया हुआ है कि मैंने इसको सेक्शन किया ना, तो सेक्शन करने से जब मैं सामने से ऑब्जर्व करूंगी तो मुझे गोली तो नजर आएगा ना बेटा, हाँ या ना, मुझे गोली तो नजर आएगा। मैंने ये बताया भी था ना, थोड़ा सा आपको ना मसल फाइबर बताने के वक्त में मैंने शायद ये आपको बताया भी होगा। तो मुझे ऐसा गोल सा नजर आएगा और ये फिर वो पूरा मसल है, ये पूरा मसल है। मैं उस पूरे मसल को ना ऐसे उठा के देखना चाह रही हूं। मैं 3D थोड़ा समझाऊंगी, आप पहले ऐसे ही समझो, फिर इसके सपोर्ट में मैं आई विल शो यू एनिमेशन टुमारो फॉर श्योर, ठीक है। तो ये कंप्लीट मसल है और आपको मैं बता दूं इस कंप्लीट मसल, ये पूरी मसल है आपकी, और इस मसल के अराउंड एक कनेक्टिव टिश्यू होती है। बहुत मोटा हो गया। इस पूरे मसल के अराउंड एक कनेक्टिव टिश्यू होती है बच्चों। इस कनेक्टिव टिश्यू को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये तो मैं अभी लिखवा दूंगी आपको। पैकेजिंग हो रखी है मसल की ना, मसल के अराउंड मसल को किसी ने पैक कर रखा है। जैसे आप गिफ्ट को पैक कर देते हैं ना, गिफ्ट रैप, वैसे ही मसल्स को भी किसी ने पैक कर रखा है। मसल्स के अराउंड एक कवरिंग है और वो कवरिंग होती है कनेक्टिव टिश्यूज की। दिस इज कॉल्ड एज एपीमाइसियम। माइसियम वर्ड आया मसल से, सो दिस इज अ कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज अ कनेक्टिव टिश्यू अराउंड कंप्लीट मसल, कंप्लीट या होल मसल। पूरे मसल के अराउंड आपने एक पैकेजिंग कर रखी है एक कनेक्टिव टिश्यू की। दिस इज कॉल्ड एज एपीमाइसियम। आप पढ़ते भी है ना एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस, आपने बहुत सारे वैसे कनेक्टिव टिश्यूज पढ़े हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और आपने कई जगह पे पढ़ा है कि कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट एंड पैकेजिंग का काम करती है। सपोर्ट एंड पैकेजिंग है ना। सो द कंप्लीट मसल इज पैक्ड विद अ कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज एपीमाइसियम। पूरी कवरिंग है ना, उसको कवर कर रखा है। और बेटा जब आप, तो मैं यहां पे तो लिख दे रही हूं दिस इज अ होल मसल, लेकिन जब आप उस मसल को अंदर झांक के देखते हैं ना, तो मसल के अंदर आपको और भी चीजें मिलती है। इसको इमेजिन कैसे करना है आप समझो मेरी बात को। इमेजिन करने के लिए, हाँ, सपोर्ट, लिंकेज, कवरिंग, है ना, एपिथेलियम के बारे में पढ़ते हो, बट जब आप स्पेसिफिक किसी भी टिश्यू को पढ़ते हो ना बेटा, स्पेसिफिक टिश्यूज के बारे में पढ़ते हो, तो स्पेसिफिक टिश्यूज जैसे कनेक्टिव टिश्यू का ओवरऑल तो आप फंक्शन लिख देते हो सपोर्ट एंड लिंकेज, बट जब आप उसमें एरियोलर के बारे में पढ़ते हो, एडिपोज के बारे में पढ़ते हो, है ना, क्या बोलते हैं, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ते हो, तो स्पेसिफिकली उनके आपने अलग अलग फंक्शन पढ़े थे ना। समझ रहे हो? यस। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना एक बारी, है ना। देखो, मैं इसको बनाना मत, ये मैं आपको एक चीज समझा रही हूं। जैसे ये आपका कोई भी पेन है समझो, और ये पेन के अंदर क्या है बेटा, रिफिल है। अभी तो आपके पेन के अंदर एक ही रिफिल होती है। जब आप इसका सेक्शन करोगे तो आपको क्या नजर आए, मसल से कंपेयर करना कि मसल के अंदर भी कोई चीज है, अभी तुम्हें नहीं पता है, तुमने मसल का सेक्शन किया, तुम मसल के अंदर देखना चाह रहे हो। जैसे तुम जब इस पेन का सेक्शन करोगे ना, तो पेन में भी सामने से सेक्शन करके जब तुम्हें देखना है तो ऐसा दिखेगा, यस या नो में आंसर देना, यस या नो में आंसर देना, ठीक है। ये पेन की बॉडी है, तो तुम्हें यहां पेन की बॉडी में प्लास्टिक दिखेगा, जो पेन का कवर था, प्लास्टिक की बॉडी, जिस प्लास्टिक की बॉडी में तुम्हारा पेन पूरा कवर्ड था, और तुम्हें यहां पे भी एक गोल दिखेगा ऐसे। ये गोला किसका दिखेगा तुम्हें, ये गोला तुम्हें किसका दिखेगा, कोई मुझे एक बार ही बताएगा, ये गोला तुम्हें किसका दिखेगा, तुम्हें इस रिफिल का गोला दिखेगा। क्या ये तुम्हारी रिफिल होगी बेटा? और जब तुम रिफिल को भी अंदर से देखोगे तो रिफिल के अंदर तुम्हें इंक भरा हुआ दिखेगा, बोलो हाँ या ना। और ये तुम्हें क्या दिखेगी, रिफिल की बॉडी दिखेगी, यस और नो। तुम बिल्कुल इसी चीज से मसल को रिलेट कर पाओगे, फिर तो एनिमेशन देखेंगे ही देखेंगे। कर पा रहे हो रिलेट? तो जब आप मसल को सेक्शन करते हो ना बेटा, तो जैसे आप पेन को सेक्शन कर रहे हो, तो पेन के अंदर की चीज में भी तो सेक्शन हो गया। इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन। द मोर यू कैन इमेजिन, द इजियर दिस टॉपिक इज गोइंग टू बिकम बेटा, द इजियर दिस टॉपिक इज गोइंग टू बिकम। सो व्हेन यू आर डूइंग द सेक्शन ऑफ दिस मसल, तो मसल के अंदर जितना भी सामान था उसका भी सेक्शन हो जाएगा।
तो जब आप अंदर इसके देखते हो ना बेटा, तो इसके अंदर आपको ऐसी छोटी छोटी कुछ स्ट्रक्चर्स मिलती है। अभी तो आपको गोले नजर आ रहे हैं, बट ये भी लंबे लंबे होते हैं, अंदर बंडल्स में प्रेजेंट होता है। अभी आपको गोले क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि भाई सेक्शन कर दिया है ना तुमने। इनको अभी हमें डिटेल में पढ़ना है बेटा। मतलब डिटेल में क्या पढ़ना है, अब इसको हम देखते हैं जूम करके कि ये क्या है मसल के अंदर। जब आपने मसल का सेक्शन किया तो आपको जो ये स्ट्रक्चर्स नजर आए, इन्हें क्या बोलते हैं? अब इसे जूम करके बनाया जाए। इसे जूम करके बनाया जाए। नहीं 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 नहीं, ये मायोफाइब्रिल्स नहीं है बेटा, ये मायोफाइब्रिल्स नहीं है बेटा, ये मायोफाइब्रिल्स नहीं है। मायोफाइब्रिल्स आगे अंदर आएंगी, मैं बताऊंगी। जब तुमने इसे जूम करके देखा ना बेटा, तो तुमने देखा कि मैम ये कहलाती है फैसिकल्स। फैसिकल्स आर मसल बंडल्स बच्चों, फैसिकल्स आर मसल बंडल्स। जब आप एक मसल को अंदर से देखते हैं तो उसमें बंडल्स में कोई चीजें प्रेजेंट है। लंबे लंबे हैं, ये सेक्शन कर दिया है तो गोल नजर आ रहा है आपको, लंबे लंबे हैं, ये मसल्स के बंडल है। ये मसल के अंदर प्रेजेंट बंडल्स में कोई चीज है, इन्हें मसल बंडल्स बोलते हैं या फैसिकल्स भी बोलते हैं। और जिस प्रकार से पूरे मसल के अराउंड एक कनेक्टिव टिश्यू की पैकेजिंग थी, वैसे ही इन मसल बंडल्स के अराउंड भी एक कनेक्टिव टिश्यू की पैकेजिंग होती है। इसे बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चे पेरीमाइसियम। दिस इज अ कनेक्टिव टिश्यू अराउंड, दिस इज अ कनेक्टिव टिश्यू अराउंड मसल बंडल। क्या ये बात सबको समझ में आई? मसल बंडल को ही बोलते हैं फैसिकल। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। यस, यानी कि जब मैं कंप्लीट मसल को अंदर से देख रही हूं तो मैम खूब सारे बंडल्स हैं। उन खूब सारे बंडल्स को हम क्या बोल रहे हैं? फैसिकल्स। फैसिकल्स के अराउंड भी मैम एक कनेक्टिव टिश्यू है। या पहले तो याद रखो, मसल बंडल या फैसिकल एक ही बात है। और इसके अराउंड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसे हम बोल रहे हैं मैम पेरीमाइसियम। पर मैम जब हम इसको भी जूम करके देखें ना, तो इसके अंदर भी एक चीज है। अब यही चीज तो बेटा हमारे काम की है। ये है मसल के सेल। सोच के देखो मसल के सेल कितने अंदर जाके प्रेजेंट है। सोच के देखो मसल के सेल कहां प्रेजेंट है, कितने अंदर। जब आप इसे जूम करके देखोगे तो ये ऐसी दिख रही है। दिस इज अ मसल सेल। हेलो, हाँ, अर्जेंट है क्या? क्या मुझे 15 मिनट्स का टाइम देगा क्या? ठीक है, क्योंकि मैं 15 मिनट्स के बाद कॉल करती हूँ, है ना? ठीक है, ओके। यस, तो बेटा ये क्या है? ये है आपके फैसिकल्स के अंदर प्रेजेंट मसल के सेल, जिन्हें आप मसल फाइबर बोलते हो। जिन्हें आप बेटा क्या बोलते हो? मसल फाइबर। जिन्हें आप बोलते हो मसल फाइबर। ये एक्चुअल में मसल के सेल्स हैं बच्चों, और इनके अराउंड भी तुम्हें एक कवरिंग दिख रही है कनेक्टिव टिश्यू की। और बेटा जो आप स्ट्रक्चर बनाते हो ना, किसी भी मसल्स में जब तुम स्ट्रक्चर बनाते हो और उसे डिफाइन करते हो, यस, बेटा
कमेंट्स लिखने की फ्रीडम मिली है तो कुछ भी मत लिखा करो जस्ट बिकॉज मैं आपको कुछ नहीं बोल रही हूं, ठीक है। आप लोग इतने टाइम से ये जो आप बोलते रहते हैं ना मैम जस्टिस फॉर दिस, आप इस पे कुछ बोलो, ठीक है। आप तो बहुत बड़े वाले दोगले हो बेटा। क्यों? क्योंकि आप अपने अंदर झांक के नहीं देखते कि आप खुद कैसी बातें करते हैं और आप कैसी चीजें लिखते हैं, ठीक है। और मैं इस चीज से तो बहुत ज्यादा बेटा वो हो जाती हूं कि यार अपने लेवल पे आप कुछ चेंज नहीं करते हैं और कैसी दोगली बातें करते हैं, कुछ भी आपको राइट नहीं बनता बेटा कुछ भी बोलने का। पढ़ाई कर लो भाई, मेरा काम है इग्नोर करना, मैं तो कैसे भी इग्नोर कर सकती हूँ, कमेंट बंद करके भी इग्नोर कर सकती हूँ, लेकिन तुम अपना कर्म लिख रहे हो बेटा। किसी को भी अगर तुम अपशब्द बोलते हो और कुछ भी बोलते हो तो तुम अपने कर्म लिख रहे हो बेटा। And you are doing your own karma. It's not going to affect me. I have plenty of options to block you, to switch off the ये chat box, to ignore you, which I will do. It's not going to bother me. ये मैं genuinely आपको बोल रही हूं। तो आप किसी के प्रति भी, कम से कम लड़कियों के प्रति, आप अपने टीचर के प्रति रिस्पेक्टफुल नहीं होते हैं और आप जैसे लोग बात करते हैं कि यू नो यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस स्टफ। डू यू डिजर्व टू टॉक अबाउट दैट स्टफ? नो यू डोंट, बिकॉज आप अपने क्लास में प्रेजेंट टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। आप अपने घर में, आप अगर कहीं बाहर किसी लड़की की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो आप अपने घर में अपनी बहन और माताश्री की भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं बेटा। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो कृपया करके ऐसी चीजें ना करें। पढ़िए बेटा पढ़िए। चलिए, मसल फाइबर की बात करी, यस एवरीवन, ठीक है। चलिए, एंड हम बहुत बेटा वो हो चुके हैं, क्या बोलते हैं हम ना, बहुत ज्यादा इसको क्या बोलते हैं, हमारा थ्रेशोल्ड मतलब निकल चुका। आई डोंट गेट एंग्री, आई डोंट गेट इरिटेटेड, आई एम सो यूज्ड टू दिस of the trolls, of the negative comments, of the spamming. We are all used to, but it's going to affect you beta. That's why I'm warning you. Tomorrow you will do the same thing. Do it, because it's not going to affect anyone beta. We are so used to, हमारी चमड़ी मोटी हो चुकी है एक्चुअल में देखा जाए स्पैमिंग्स और बाकी सब चीजों से। We are so habitual, ठीक है। तो आप ना करिए बेटा, आप अपना कर्म क्यों खराब कर रहे हैं कुछ खराब बोल के बेटा, है ना। चलिए आओ, एक बार ये टॉपिक तो कंप्लीट कर लो बेटा, टॉपिक भी कंप्लीट नहीं करने दे रहे हो। चलो, आपने मसल को देखा खोल के, तो मसल के अंदर क्या है बेटा, मसल के अंदर मसल बंडल्स है, मसल बंडल्स हैं, ठीक है। तो मसल बंडल्स को आपने बोला फैसिकल्स। पूरे मसल के अराउंड बेटा एक कनेक्टिव टिश्यू थी, जिस कनेक्टिव टिश्यू को आप बोलते हैं एपीमाइसियम, ठीक है, इसे बोलते हैं बेटा एपीमाइसियम। इस मसल के अंदर बेटा आपके पास है फैसिकल्स, फैसिकल्स के अराउंड एक कनेक्टिव टिश्यू है बेटा, इसे आपने बोला पेरीमाइसियम। जब आप फैसिकल्स के अंदर देखते हैं बेटा, तो फैसिकल्स के अंदर आपको दिखे आपके मसल के सेल, जिसे आप बोलते हैं मसल फाइबर। और मसल फाइबर ही तो मसल का सेल है, जिसको आप या तो सिलेंड्रिकल बोलते हैं, ब्रांच्ड बोलते हैं, मल्टीन्यूक्लिएटेड बोलते हैं, स्ट्राइएटेड बोलते हैं, जिसको हमें कल डिटेल में पढ़ना है। आप एक्चुअल में जब मसल्स की डिस्कशन करते हैं तो आप इस मसल फाइबर की बात करते हैं, जो कहां है देखो एक बार, कितना अंदर जाके है बेटा। यस, समझ में आ गई बेटा बात? यस यस, देखो ये मसल फाइबर और ये क्या है, इसके अराउंड कनेक्टिव टिश्यू एंडोमाइसियम होती है, एंडोमाइसियम। कनेक्टिव टिश्यू अराउंड मसल फाइबर। याद रखना बेटा, किसके अराउंड कौन सी कनेक्टिव टिश्यू, मसल फाइबर, जिसे आपने मसल का सेल बोला, है ना। यस, और मेरे प्यारे बच्चों, इसी मसल फाइबर के अंदर आपको कुछ और स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। ये जो मैं पिंक कलर से बना रही हूं, इसके अंदर आपको और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे जिन्हें मैं पिंक कलर से बना रही हूं। इसको जब आप जूम करके देखोगे, जैसे पिंक कलर के डॉट्स मैंने बनाए हुए, ये क्या है,
यही तो है एक्टिन मायोसिन। अब मैं इनको मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल्स भी बोलते हैं, जिसको इस चैप्टर में हमें डिटेल में डिस्कस करना है बेटा। जब आप इस मसल फाइबर को अंदर से देखोगे तो इसके अंदर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर है ये मायोफिलामेंट्स, मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल्स, एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, वो यहीं से आई है, वो यहीं से आई है बच्चों, मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल से। बोलो हाँ या ना। एक बार इसे डन डनाडन डन कर लो। लास्ट में अभी ना इसको एंड करूंगी किससे, एक मैं क्विक तुम्हें वो एंड भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा और तुम्हारा टेस्ट भी हो जाएगा, क्वेश्चंस भी पूछ लूंगी उसी से, ठीक है। हम इसी सेक्शन ऑफ मसल फाइबर को एक राउंड डायग्राम बनाएंगे और फिर मैं तुम्हें उसी से क्वेश्चंस भी पूछ लूंगी, ठीक है। डन डनाडन डन कर लिया, पहले आप मुझे बताना, ठीक है। अब अगर मैं बेटा, ये मैंने क्यों बनाया इस तरीके से, क्योंकि मैं आपको 3D एक समझाना चाहती थी, 3D टाइप, कि आप ना गोल बना देते हैं ना सिर्फ, तो आप जैसे एनसीईआरटी में बनाया हुआ है गोला, तो आप ना गोला ही इमेजिन करने लग जाते हैं, आप इमेजिन ही नहीं करते ये लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स है, ये सिलिंड्रिकल हो सकते हैं मसल फाइबर, आप वैसे इमेजिन नहीं करते। अगर से सर्कल बना के दे दो ना तो तुम सर्कल ही इमेजिन करते रहते हो, सर्कल नहीं है, 3D इमेजिन करना है। कल एनिमेशन भी दिखाऊंगी। लेकिन अगर आपको इस पूरे डायग्राम को एक ही डायग्राम के अंदर कंक्लूड करना है तो आप कैसे कंक्लूड कर सकते हो, अभी मैं बताता हूं, ठीक है। बताता हूं मतलब बताती हूं, ठीक है। हाँ, यस, तो मैम की टेंशन ना लो भैया, मैम को तुम्हें लग रहा है मैम को गुस्सा है, भाई हम बिल्कुल स्वस्थ ठीक है, ठीक है। ये फालतू की बातें अगर मेरे जीवन में बेटा मुझे दुख देने लग जाएं, हाँ कष्ट देने लग जाएं, तो फिर क्या मतलब है। आप भी ऐसे ही चल रहा करो बेटा। इससे आपको एक सीख मिलनी चाहिए कि आप भी अपने जीवन में ना फालतू चीजों को इग्नोर किया करो बेटा, तो जीवन में खुश रहोगे। हर छोटी बात को पकड़ के नहीं बैठना होता। और पढ़ने वाला बच्चा क्लास में पढ़ता है बेटा, रिजल्ट लेके आता है, हमसे मिलता है, चाय पार्टी करते हैं, है ना, गाना वाना गाते हैं। बताओ, ये होता है बच्चों के साथ, ऐसी बॉन्डिंग होती है बच्चों के साथ। तो भाई 1% ऑफ द ऑडियंस विल ऑलवेज बी लाइक दैट। आप भी कल को दुनिया में जाओगे, ऐसी ऑडियंस आपको हमेशा मिलेगी। तो उन ऑडियंस से क्या ही फर्क पड़ता है बेटा, हु आर दे। हाँ, चिल रहो भाई, मस्त पढ़ाई करो, मस्त रहो। हाँ, जीवन में इतना स्ट्रेस अगर लेने लग जाओगे, हालांकि मैं बाकी चीजों पे स्ट्रेस लेती हूं, मैं भी अपने आप को बेटा इंप्रूव करने की कोशिश कर रही हूं एवरी डे, लेकिन मैं तुम्हें सिखा रही हूं ताकि मैं और तुम साथ में सीखें इस चीज को। मैं लोगों को तो इग्नोर करना बहुत अच्छे से जानती हूं, बट बहुत सारी चीजों को भी इग्नोर करना चाहिए लाइफ में। ये सोचना चाहिए कि ठीक है यार, हो गई तो हो गई, ठीक है, ठीक हो जाएगा। और तुम अपने लाइफ को थोड़ा देखो, हर चीज ठीक हो जाती है। हम टेम्पररी स्ट्रेस लेते हैं पर हर चीज ठीक हो जाती है। मैं याद करती हूँ मेरे को बोर्ड्स के टाइम पे कितना स्ट्रेस हो रहा था यार, क्या होगा पता नहीं, कैसा पेपर आएगा, क्या होगा, इतना स्ट्रेस लिया, पर हो गया ना यार, और सारी चीजें हो जाती है ठीक। हम इतना स्ट्रेस ले लेते हैं, उतना नहीं लेना चाहिए। थोड़ा बहुत हर चीज में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, पर उसको लेके भाई एकदम पूरा कर लेना, दैट्स नॉट राइट। तो मैं भी उस चीज पे काम कर रही हूं कि मैं भी अपने लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको इग्नोर करना स्टार्ट करूं। लोगों को मैं कर सकती हूँ इग्नोर, पर बाकी सारी सिचुएशंस में कह रही हूँ ऐसे आप भी करना। हल्का फील होता है, लाइट फील होता है, बहुत लाइट फील होता है ना। चलो अब बेटा मैं आपसे क्वेश्चन पूछती जा रही हूं, आप मुझे आंसर देना, ठीक है। पहले पिंक जैसा पहले बनाया ना, बाहर बनाया वैसा बनाऊंगी एकदम सेम। कौन से कलर से बनाया, सबसे पहले मैंने पिंक। अगर मैं इससे बोल रही हूं ये पूरे मसल का सेक्शन है, तो आप मुझे बताओ अगर ये पूरे मसल का सेक्शन है बेटा, तो पूरे मसल के अराउंड कौन सी कनेक्टिव टिश्यू है। अगर ये पूरा मसल है तो होल मसल के अराउंड कौन सी कनेक्टिव टिश्यू है, बताओ। यस, जल्दी बताओ बेटा, कौन सी कनेक्टिव टिश्यू होगी। अगर ये कंप्लीट मसल है तो क्या मैं इसे बोल सकती हूं एपीमाइसियम, बिकॉज एपीमाइसियम इज अ कनेक्टिव टिश्यू अराउंड होल मसल।
राइट। जब मैं इस मसल को अंदर से देखती हूं तो मुझे ये वाली चीजें मिलती है। ये क्या है हमारे, क्या मैं इन्हें बोल सकती हूं बेटा फैसिकल्स? क्या मैं इन्हें फैसिकल्स बोल सकती हूं बच्चों? यस, क्योंकि मसल के अंदर तुम्हें फैसिकल्स दिखते हैं और फैसिकल्स को ही तुम क्या बोलते हो? मसल बंडल्स। कह सकती हूं बेटा जी? यस एवरीबॉडी, यस एवरीवन, कह सकती हूं फैसिकल्स या फिर मसल बंडल्स। वेरी नाइस बेटा, शानदार। और फिर बेटा मैं ये भी कह सकती हूं कि फैसिकल्स के अराउंड भी मैम एक कनेक्टिव टिश्यू होगी। बता दो वो कनेक्टिव टिश्यू कौन सी होगी? क्या उसे हम पेरीमाइसियम बोल सकते हैं? क्या उसे हम पेरीमाइसियम बोल सकते हैं? क्या मैं इसे पेरीमाइसियम लिख सकती हूं? द कनेक्टिव टिश्यू अराउंड दी फैसिकल्स, अराउंड दी फैसिकल्स कह सकती हूं बेटा। वेरी गुड। देखो उसी डायग्राम का कंक्लूजन है। और फिर बेटा मैं कह सकती हूं कि इसके अंदर हमें जो स्ट्रक्चर्स मिले थे वो स्ट्रक्चर्स थे हमारे मसल फाइबर्स। क्या वो स्ट्रक्चर्स मसल फाइबर थे जो फैसिकल्स के अंदर मिले थे? हमने उसको थोड़ा 3D टाइप बनाने की कोशिश की। और मसल फाइबर के अराउंड जो तुम्हें बेटा कनेक्टिव टिश्यू दिखा था उसे एंडोमाइसियम बोल देंगे। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? इस पे बना तो दिया था, आया क्यों नहीं? एंडोमाइसियम। मुझे बता दो इस डायग्राम में अभी तक किसी को कोई दुख दर्द समस्या? क्या जो पिछला डायग्राम बनाया था बिल्कुल वैसा ही है? बिल्कुल वैसा ही है। और ये है मसल फाइबर्स यानी मसल के सेल। इसमें बस एक चीज ऐड करूंगी, बाकी तो कोई भी नई चीज नहीं बताऊंगी बेटा। बस एक चीज ऐड करूंगी, बाकी तो पुराना जो पढ़ा है वही है कि ये कंप्लीट मसल है। कंप्लीट मसल के अंदर मसल बंडल्स हैं और मसल बंडल के अंदर मसल के सेल है। और मसल के अराउंड भी कनेक्टिव टिश्यू है, मसल बंडल के अराउंड भी कनेक्टिव टिश्यू है और मसल फाइबर्स के अराउंड भी कनेक्टिव टिश्यू है। और आप ना कनेक्टिव टिश्यू को ऐसे याद रख सकते हो, ईपीई, एंडोमाइसियम, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम। ईपीई से आप याद रख सकते हो। सेम चीज है ना बेटा, कितना इजी है। ऑफ कोर्स ड्रॉ करो, बिल्कुल ड्रॉ तो करना ही था। अब तो टाइम खत्म हो रहा है। बस मैं एक लास्ट चीज बताऊंगी, ये जो फैसिकल्स है ना इतने दूर दूर, ये फैसिकल्स हिलते नहीं रहते बेटा कि ये फैसिकल्स इधर मूव कर गया, एक फैसिकल उधर मूव कर गया, हिलते रहेंगे क्या इनके बीच में जो इतना स्पेस है? नहीं, ये जो बेटा फैसिकल्स हैं ये अपनी जगह पे रहते हैं क्योंकि इनके बीच बीच में एक टिश्यू भरा हुआ है, एक सब्सटेंस भरा हुआ है। और कल जब मैं एनसीईआरटी से आपको रीड कराऊंगी तो यही चीज बताऊंगी। ये फैसिकल्स हिल डुल नहीं रहे हैं कि ये कोई फैसिकल इधर भाग गया, कोई फैसिकल उधर भाग गया, कोई फैसिकल इधर चला गया। नहीं, दे आर हेल्ड इन देयर प्लेस। वो अपनी स्थान पर रहते हैं। दे आर हेल्ड इन देयर प्लेस। कैसे बेटा? विद द हेल्प ऑफ अ कोलाजिनस सब्सटेंस। with the help of a collagenous substance. A collagenous substance एक कनेक्टिव टिश्यू है। A collagenous substance known as fascia, इसे बोलते हैं बेटा fascia. Fascia is present in between the fascicles. Is present in between the fascicles and holds them in place and holds them in place. डन कर लो बेटा, डन कर लो। तो ये जो है ये फेशिया है बेटा। जो फेशिया होती है वो आपके बंडल्स के बीच बीच में प्रेजेंट है और इन बंडल्स को अपनी पोजीशन पर हेल्ड रखने के लिए ये फेशिया रिस्पॉन्सिबल होती है। बेटा क्वेश्चन में हर एक चीज पूछेंगे, फेशिया कहाँ है, फेशिया क्या करती है, एंडोमाइसियम किधर है, मसल फाइबर किधर है, क्या मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल्स है या मायोफाइब्रिल के अंदर मसल फाइबर है, कुछ भी पूछ सकते हैं बेटा। दिस इज अ क्रॉस सेक्शन, मसल का क्रॉस सेक्शन। कल मैं एक एनिमेशन भी दिखाऊंगी, एनसीईआरटी से इसकी रीडिंग भी कराऊंगी और फिर बेटा हम ना मसल फाइबर को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी खत्म नहीं हुआ ये टॉपिक,
अभी तो मैं आपको मसल फाइबर को डिटेल में आगे पढ़ाऊंगी ताकि आपको ये समझ में आए कि लाइट बैंड, डार्क बैंड ये कैसे दिखते हैं, कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो छोटी हो जाती है। ये सारे कंसेप्चुअल टॉपिक बेटा अगले क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। डन। अभी तो शुरू हुआ है बस, ठीक है, अभी बाकी है बेटा। और आप टाइप ऑफ मसल जरूर पढ़ के आइएगा बेटा, जरूर पढ़ के आइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एनसीईआरटी की रीडिंग कल ही करेंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। अगर छूट गया हो तो क्या करेंगे बेटा, उसे नोट कर लेना, पीडीएफ से नोट कर लेना अगर छूट गया हो तो, ठीक है। चलिए, जो गाना अभी याद आया मेरे को मैं वही गाना सुना लेती हूं आपको, ठीक है। जो मैं अभी यकीन में भी सुना के आई, शायद रिपीट हो जाए तो रिपीट सुन लेना, ठीक है। मौसम कोई हो इस चमन में फूल बन के रहेंगे, इन फिजाओं में अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे, चलते चलते। कुछ मिक्स हो गया दोनों पैराग्राफ। वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में रहे ना रहे हम। अच्छा, कई बच्चे कृष्ण भगवान जी के गाने गाने के लिए बोल रहे हैं, मुझे 2 सेकंड टाइम दो। मैं आपको भगवान जी का भी एक गाना सुनाती हूँ जो मैं बहुत पहले गाती थी। तो मैं आपको जैसे हमारे आर्मी में मंदिर प्रोग्राम्स होते थे पापा के, तो मैं ये गाना गाती थी, तो मैं आप लोगों को सुना देती हूँ एक गाना, बहुत छोटा सा गाना, ठीक है। गाने में अगर लिरिक्स की बेटा भूल चूक हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, ठीक है। सागर से भी गहरी मेरी प्रेम की गहराई, लोक लाज कुल की मर्यादा धज कर मैं तो आई, तेरे मिलन को व्याकुल है कब से मेरे प्राण, मधुर सुना दो तान, मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान, मधुर सुना दो तान। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हैप्पी जन्माष्टमी। और ईश्वर आप लोगों को सच में सद्बुद्धि दे बेटा, और आप अच्छे राह पे जाए, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय।